एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन की यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन होता क्या है, इसको तुम एक एग्जांपल से देखो। सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ हेल्प ऑफ सम कार्ड्स। ठीक है। ये तुम हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, यहाँ पर एक और दोस्त है तुम्हारा। ऐसे तुम्हारे दोस्त है, छोटू छोटे उसे ऐसे तुम्हारे पास दोस्त है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास ना ऐसे नोटबुक्स है। एक नोटबुक है, हर किसी के पास नोटबुक है। और ये जो नोटबुक है ना, ये सबके पास सेम नोटबुक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वीकेंड से गेम रूल्स हैं या फिर गेम स्कोर्स है, जो कि हर नोटबुक पे लिखे जाने वाले हैं। ठीक है। सबके पास जो भी नोटबुक है वो सेम ही रिकॉर्ड्स को नोट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना तुमने रूल्स बनाए कि जो भी रिकॉर्ड ये जो नोटबुक के अंदर होगा, कोई भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। ऑल्सो अगर कोई एक अपनी कॉपी में चेंजेस कर रहा है या लिख रहा है, वो रिकॉर्ड सबको हर कोई अपनी कॉपी में लिखेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि इस नोटबुक के अंदर कोई भी चेंज कर सकता है, बट सबको वो चेंजेस दिखाई देंगे, सबको वो चेंजेस बताएगा। ये सारी चीजें। ठीक है। एग्जाम्पल, ये लोग गेम खेल रहे थे और गेम आया कि जो ए टीम थी ना या फिर जो ए पर्सन था, उसके पास सपोज 5 स्कोर्स है। तो जैसे ही इस इंसान ने अपनी नोटबुक में ये चेंज डाला, ए के पास 5 स्कोर है और ए के पास 5 स्कोर है, ये लोग भी अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे ये सारी चीजों को कि ओके, ए स्कोर्ड 5 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगली बार सपोज इन्होंने गेम खेला जिसमें बी जीता, जिसके 10 स्कोर थे। तो इसने अपनी नोटबुक में लिखा कि बी के 10 स्कोर है और इसने ये चीज सबको बताई कि बी के 10 स्कोर है। तो इसने भी अपनी नोटबुक में वही चीज लिख दी और इसने भी अपनी नोटबुक में वही चीज लिख दी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नोटबुक है ना, इसके अंदर ये नोटबुक के अंदर जो भी कंटेंट था वो सबको पता था और सबकी नोटबुक में सेम कंटेंट था। कुछ इसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, सपोज हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है जिनके अंदर हमारे वी कैन से ट्रांजेक्शन स्टोर हो रहे हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स है जिनके अंदर ट्रांजेक्शन स्टोर हो रहे हैं या फिर एक फाइल है जो सबके ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रही है। अब क्या हो रहा है कि जब भी एक कंप्यूटर अपनी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, वही चेंजेस हर कंप्यूटर की उसी सेम फाइल के अंदर हो पा रहे हैं। जो भी चेंजेस है वो ट्रांसपेरेंट है और कोई भी एक कंप्यूटर जो पहले किसी कंप्यूटर ने चेंजेस करे, उनको डिलीट या अपडेट नहीं कर सकता। इसी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। यानी कि अगर तुम्हें एक अच्छे से मैं डेफिनेशन दिखाऊं और तब समझाने की कोशिश करूं, तो आई होप तुम लोगों को ज्यादा चीजें समझ आई। तो यहाँ सबसे पहले तो एग्जाम्पल भी छोड़ो, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन हमारे कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में लिंक होंगे और आपस में कनेक्टेड होंगे। अब जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, यानी कि जितने ट्रांजेक्शन हो ये सब स्टोर होता है। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं, यही ऐसे होते हैं जो हर जगह हर नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इन्हीं के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होंगे। तो यही डिफरेंट ब्लॉक्स को जब हम लिंक करते हैं, हमारी ब्लॉकचेन बनती है। ठीक है। तो ये जो मैं कंप्यूटर के अंदर भी बात करी थी फाइल्स की, हमारे एक्चुअल लाइफ में भी ब्लॉक्स कुछ ऐसे ही होते हैं जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कोई भी चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ही आएगी और वही चेंज करेगी। हर कंप्यूटर उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, बट चेंजेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। और किसी पहले कंप्यूटर के करे हुए चेंजेस दूसरा कंप्यूटर अपडेट नहीं कर सकता। ओके। अब यहाँ पर आओ फॉर्मल डेफिनेशन पे, जो तुम एग्जाम में लिख कर आओगे। देखो, ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन इज एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ब्लॉकचेन, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स है, मल्टीपल कंप्यूटर्स है, तो ब्लॉकचेन में ये जो ब्लॉक है ये हर जगह पर हर कंप्यूटर के पास होगा। अगर एक फाइल है तो वो हर कंप्यूटर के पास होगी, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है। अब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉक के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही आके चेंजेस करेगा। ब्लॉक के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तो अब मल्टीपल कंप्यूटर्स के पास वो ब्लॉक है या फाइल है, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर बोला। अब ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉक स्टोर होते हैं जो कि आपस में लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। अब ये क्रिप्टोग्राफिक हैशेस वगैरह क्या है, ये तुम देख लोगे आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए देख लो। ये ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है
जहाँ पर डेटा जो होता है, वो सब डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होता है और ब्लॉक्स आपस में लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई रिकॉर्ड स्टोर हो गया, यू कैन नॉट डिलीट इट, यू कैन नॉट अपडेट इट। तो जो भी चीजें हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योर होती है और कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता फिर ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ब्लॉकचेन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ब्लॉकचेन पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि सिर्फ यही कंप्यूटर चेंजेस कर सकता है, नहीं। दूसरा इम्यूटेबल है। एक बार ब्लॉकचेन के अंदर कोई रिकॉर्ड स्टोर हो गया तो नो वन कैन रिमूव इट और डिलीट इट, ठीक है? उसके बाद ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर बताया था कि जैसे बच्चे गेम खेल रहे थे तो एक जो भी रिकॉर्ड्स अपनी नोटबुक में रखेगा, सब वही रिकॉर्ड्स अपनी नोटबुक में रखेंगे, राइट? तो इसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगी वो सबको दिखेंगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज ये सिक्योर होता है। तो अभी के लिए तुमने बस इतना समझा ब्लॉकचेन क्या है, तुम्हें डेफिनेशन समझ आए कि ब्लॉकचेन इज लाइक मल्टीपल ब्लॉक्स व्हेन दे आर लिंकिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। और ब्लॉक्स के अंदर क्या-क्या स्टोर होता है? सॉरी, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर होता है, ठीक है? तो अब देखो ब्लॉकचेन का ऊपर-ऊपर से तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि ब्लॉकचेन है क्या? बट अब हम पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली ब्लॉकचेन इवॉल्व अराउंड द टाइम और ब्लॉकचेन की कैसे इवोल्यूशंस हुई, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं अब। तो अब देखो ब्लॉकचेन की अगर स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी हमारी अर्ली फाउंडेशन। अब अर्ली फाउंडेशन में क्या हो रहा था कि अभी तक ना ऐसा हुआ था कि ब्लॉकचेन का कंसेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। बट द थिंग इज लोग कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई कर रहे थे कि कुछ कुछ चीजें जो कि ब्लॉकचेन में होती है, जैसे डिसेंट्रलाइज कर देना या एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना, लोग उस बारे में सोच रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट, वी कैन से द वेरी अर्ली फाउंडेशन ऑफ ब्लॉकचेन, जो जहाँ पर लोग वैसे कंसेप्ट को यूज कर रहे थे। अब ये सब मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है और क्वेश्चंस में आ भी सकता है कि हाउ ब्लॉकचेन इवॉल्व विद द टाइम और ओवर द टाइम, ठीक है? तो पहले सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे अर्ली फाउंडेशन से। तो ब्लॉकचेन की जो फाउंडेशन थी वो स्टार्ट हुई थी 1980 से लेकर 2008 के फेजेस तक। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ रहे थे जैसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा था कि हर कोई किसी के पास एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी, ठीक है? और क्या होगा कि बेसिकली इट्स लाइक एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट कि सपोज मैंने एक मैसेज दिया और मैंने उस मैसेज को अपने पब्लिक की के साथ भेजा। अब वो मैसेज उस इंसान तक पहुंचा और वो मैसेज तभी खुलेगा जब उसकी प्राइवेट की मैच होगी। तो अभी ये इंसान जब तक इसको अपना प्राइवेट की नहीं देता वो ये मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। तो इससे क्या हो रहा था, ऐसे कंसेप्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और कम्युनिकेशंस प्रोवाइड कर रहे थे बिटवीन टू पार्टीज, ये सारी चीजें। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इन सबको अपनी प्राइवेट की सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब ये वाला जो कंसेप्ट था ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन का कंसेप्ट तो नहीं था, मतलब यहाँ पर ऐसा चीजें थी कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में नहीं बनी थी और वी आर नॉट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट द थिंग इज क्या कि बहुत सारे ऐसे एप्स बन गए थे या वेबसाइट्स बन गए थे जो कि फोकस कर रहे थे सिक्योरिटी पे, एन्क्रिप्शन पे और ब्लॉकचेन के एक्चुअल आइडियाज पे। तो इसमें यहाँ पे क्या आता था, तो सबसे पहली चीज जो आई थी वो आई थी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और ये 1970s में आई थी। यहाँ पर हम हमारा मेन फोकस था कि हम सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें बिटवीन टू पार्टीज विदाउट शेयरिंग देयर प्राइवेट कीज, ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करते हो तो तुम्हारी कुछ वी कैन से प्राइवेट की होती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा लॉगिन या तुम्हारा पासवर्ड, और सिर्फ तुम उस मैसेज को देख सकते हो। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट, वैसे ही कुछ सिक्योरिटीज हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे, बट तब तक वी कैन से ब्लॉकचेन का कंसेप्ट नहीं आया था। उसके बाद था हमारा मार्केट ट्री। अब मार्केट ट्री तुम्हारे ही यूनिट में आगे है तो वी कैन नॉट, लाइक वी आर नॉट स्टडिंग इट राइट नाउ इन मच डिटेल, वी विल कवर इट लेटर, ठीक है? उसके बाद डिजिटल कैश अटेम्प्ट्स भी बहुत सारे पड़े थे 1980s में कि पीपल आर ट्राइंग टू मेक अ सिस्टम जहाँ पर जो करेंसीज है वो डिजिटल हो जाए, ठीक है? डिजिटल मनी सिस्टम हो, लेकिन उस वक्त तक वो फेल हो रहा था क्योंकि यूजुअली हर किसी को होता है कि जो करेंसीज है या जो भी ट्रांजेक्शन है उनमें बैंक्स की जरूरत पड़ेगी और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बार बार चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि ये आइडियाज फेल हो रहे थे। ओके, तो सबसे पहले दीज आर द अर्ली फाउंडेशन, जहाँ पर लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ एक चीज हो सकती है जहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड स्टोर हो, बट पीपल आर ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक दैट एंड वर्किंग ऑन इट, जैसे कि दो लोगों के बीच में सिक्योर कनेक्शंस कैसे बनाना या
इंफॉर्मेशन को कैसे प्राइवेट रखते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, देन 2008 में क्या हुआ कि तुम्हारा ब्लॉकचेन का बर्थ हुआ। तो रियल बिगिनिंग जो थी, जो ब्लॉकचेन बनी, वो 2008 अक्टूबर में बनी थी। और ये जो ब्लॉकचेन था, इसका इजाद किसने करा था? सतोशी नाकामोटो ने। ठीक है, इन्होंने ये बनाया था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज लाइक अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। बिटकॉइन इज लाइक अ ब्लॉक ऑफ डेटा, नॉट बिटकॉइन, सॉरी, इन्होंने बनाया था यही ब्लॉकचेन और बिटकॉइन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और ट्रांजेक्शन्स फिर सब चेक करते हैं। ठीक है, मेन फीचर क्या हुआ कि जब ब्लॉकचेन बना, एक इम्पोर्टेंट कंसर्न जो था कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हमेशा सामने आती है, वो हट गया। और ब्लॉकचेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना जहां पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रोल करेगी करेंसीज को लेके। ठीक है, वैसे कुछ बना। तो द थिंग इज कि पहला जो एकदम स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन जब बनने भी नहीं रहा था, तो 1998 से वी कैन से 19, इवन नॉट 98, 1980 से वैसा कुछ एक आइडिया चल रहा था, और 2008 तक वो चला, और 2008 में जाकर ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद लोगों ने ऐसा, मतलब इन्होंने सोचा कि लेट अस क्रिएट अ सिस्टम जहां पर एक चेंज होगा एक जगह पर, और हर जगह अपने आप वो चीजें अपडेट हो जाएंगे, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी, ट्रांजेक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे आइडियाज दिमाग में है, बट एक्चुअल में जो लॉन्च हुआ हमारा फर्स्ट ब्लॉकचेन, वो ईयर 2009 में हुआ था। इन जनवरी 2009 सतोशी माइंड द फर्स्ट ब्लॉक कॉल्ड गेनेसिस ब्लॉक। इन्होंने ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक बनाया। ठीक है, और बेसिकली क्या था कि ब्लॉक इज लाइक, इन्होंने सारा ऐसे इसके अंदर सारा डेटा स्टोर करा। ठीक है, अब ये जो जो भी ब्लॉक था, ये क्या था कि ये ब्लॉक हर कोई देख सकता था। इस ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है वो हर कोई अपने कंप्यूटर्स में देख सकता था। तो ये सारी चीजें हुई। तो द थर्ड, तो दिस इज वी कैन सी द इवोल्यूशन। तो पहले क्या हो रहा था कि लोग सिर्फ ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी पे बातें कर रहे थे, वैसे कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा था। बट सेकेंड फेज में क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा सोचा कि ब्लॉकचेन बनाएंगे एंड वी वांट अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। वी डोंट वांट कि एक ही इंसान सब कुछ कंट्रोल करे, चेंजेस करे, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। ठीक है, इसके बाद थर्ड फेज में क्या हुआ कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ। ठीक है, और फोर्थ फेज में हमारा जो मेजर वी कैन से एक्चुअल में ब्लॉकचेन यूज होने लगा। गाइस, आई डोंट नो, तुम्हें शायद मेरे पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो, क्योंकि मेरा भी घर बन रहा है, मेरे बगल का मेरे लाइक पीछे मेरे साइड वाले लोगों का भी घर बन रहा है, मेरे आगे वाले लोगों का भी घर बन रहा है, इधर सबके घर बन रहा है। तो अगर ऐसा आवाज आ रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, बिकॉज आई हैव टू मेक वीडियोस, राइट? आई आई हैव टू अपलोड दैट। जो भी है, अब ध्यान से सुनो, वॉइस छोड़ो, मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करो। अगर नहीं आ रही बैकग्राउंड वॉइस तो बहुत अच्छा है, अगर आ रही है तो फिर थोड़ा सा इग्नोर करो गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्चुअल में ना हमारा जो ब्लॉकचेन सच में यूज होने लग गया था, वो था, उसका नाम था ब्लॉकचेन 1.0 डिजिटल करेंसी इरा, और ये स्टार्ट हुआ 2009 से लेकर 2014 के बीच में। यहाँ पर इनिशियली जो ब्लॉकचेन बना, जो बिटकॉइन बना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर डिजिटल करेंसी बन गई। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते थे ना, वो सब बिटकॉइन में होने लग गए थे, मतलब जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते थे। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में यूज ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में लोग ज्यादातर ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन का, ये सब यूज कर रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज भी थी, दैट इफ पर्सन डोंट वांट टू यूज बिटकॉइन, वो ट्रांजेक्शन्स के लिए रिपल या लाइट कॉइन, इन सब का यूज कर रहा था। ये सारी करेंसीज भी क्रिएट हो चुकी थी उस वक्त तक। तो अगर एक बात करें कि एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए ब्लॉकचेन यूज हुई, वो तुम्हारे ईयर 2009 के से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि, मतलब देखो, इनिशियली डिजिटल करेंसीज वाज द फर्स्ट स्टेप जहां पर बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। बट उसके बाद तुम्हारा बिटकॉइन, वी कैन से नॉट इवन बिटकॉइन, तुम्हारा ब्लॉकचेन 2.0 आया। 2.0 में क्या हुआ कि अवर मेन फोकस इज ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एथेरियम। और ये जो ब्लॉकचेन 2.0 था, ये आया 2015 में। अब क्या हुआ
कि देखो 2015 में एक इंसान थे विटेलिक बुटेरियन, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च करा इथेरियम इन 2015 और इथेरियम के अंदर आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे? तुमने ट्रिगर्स के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रिगर्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते थे। सपोज तुम्हारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स है। अब क्या हुआ कि किसी ने कोई ट्रांजेक्शन करा, अब विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स के अंदर आके रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है और वो ब्लॉक्स के अंदर चेंजेस कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, अभी के लिए ऐसा समझो, तो दिस इज द इवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन 2.0, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लॉकचेन 2.0 के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए, ठीक है, इथेरियम लॉन्च हुआ। इथेरियम क्या होते थे? इथेरियम के अंदर हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली जो स्टार्टिंग वाला फेज था वहां पर ब्लॉकचेन को हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के लिए यूज कर रहे थे। बट जब और इवोल्यूशन हुआ तो ब्लॉक लाइक वी कैन से ब्लॉकचेन सिर्फ मनी के लिए नहीं यूज होने लग गया, ब्लॉकचेन खुद के प्लेटफॉर्म्स बन चुके थे, ठीक है। ब्लॉकचेन्स यूज हो रहे थे एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें होने लग गई थी जहां पर सब कुछ ब्लॉकचेन से ही चल रहा है। ओके, ये समझ आया? तो दिस इज द फिफ्थ स्टेप और उसके बाद तो धीरे धीरे वी कैन से बहुत ज्यादा राइज होने लग गया। जो भी स्टार्टअप्स वगैरह थे उनके अंदर जो फंड्स रेज हो रहे थे वो डिजिटल टोकन से यूज हो रहे थे और साथ में उनमें ब्लॉकचेन यूज हो रहा था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हुई, डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, कलेक्टिबल सब के में लोग बिटकॉइंस का यूज करने लग, नॉट बिटकॉइंस, ब्लॉकचेन का यूज करने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्लॉकचेन बहुत फेमस हो गया, वो बैंकिंग में भी यूज होने लग गया, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन अभी जो करंट है ना 2021 से लेकर प्रेजेंट तक, वो ब्लॉकचेन का 3.0 वाला फेज चल रहा है, जहां पर ब्लॉकचेन इज लाइक वेरी बिग। ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा ग्रो हुई, बहुत ज्यादा स्केलेबल हुई। ब्लॉकचेन का फोकस स्पीड पे हुआ कि वो ट्रांजेक्शन को स्पीडली करे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब ब्लॉकचेन अगर तुम देखोगे तो हेल्थ केयर में, वोटिंग में, बैंकिंग में, सप्लाई चेन में हर जगह ब्लॉकचेन यूज होती है। तो अब अगर मैं तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू दूं तो 1980 से 2008 के बीच में एक आइडिया स्टार्ट होने लग गया था। लोग थोड़ा सा सोचने लगे थे उस वे में कि हाउ दे कैन प्रोवाइड अ सिक्योरिटी एटसेट्रा। फिर एक्चुअल में जो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन का आइडिया था वो 2008 में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 2009 के अंदर बिटकॉइन आया, ठीक है। और बिटकॉइन की वजह से वी आर एबल टू डू वर्चुअल ट्रांजेक्शंस, वो सब हम करने लगे और ब्लॉकचेन उसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ। उसके बाद डिजिटल करेंसी ईरा था पूरा 2009 से लेकर 2014, जहां पर ब्लॉकचेन का यूज बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में होने लग गया। बट उसके बाद ब्लॉकचेन 2.0 आया जहां पर ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही नहीं सीमित रहा, वो खुद प्लेटफॉर्म्स बनाने लग गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब स्मार्ट इथेरियम की हेल्प से हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नॉट हमने, वितालिक बुटेरिन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो खुद एग्जीक्यूट हो जाते थे। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉकचेन हर जगह यूज हुआ, आईसीओ, एनएफटी, देन बैंक्स में। अभी जो ब्लॉकचेन 3.0 वाला फेज है वहां पर ब्लॉकचेन तुम्हारा हर जगह यूज हो रहा है। एंड ये भी तुम्हें लग रहा होगा व्हाट इज दिस प्रूफ ऑफ स्टेक एक्सेट्रा, आई विल टीच यू, क्योंकि ये अलग से कंसेप्ट है तो वो तुम समझ जाओगे। आई विल नॉट बेसिकली टीच एनी टॉपिक विच इज नॉट रिलेटेड, ठीक है, बट आई विल टीच एवरीथिंग जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद अभी तुम देखोगे कि बहुत सारे वी कैन से क्रिप्टो करेंसीज के अलावा भी ब्लॉकचेन तुम्हारी हर जगह यूज हो रही है। तुम सप्लाई चेन देख लो, हेल्थ केयर देख लो, वोटिंग, बैंकिंग, हर जगह पर ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आया कि किस तरीके से ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन कहाँ पर लाइक स्टार्ट कैसे हुआ था और अभी कहाँ पर यूज हो रहा है। आई होप यू गेट अ क्लियर आइडिया कि एग्जाम में आया तो ये सारा पूरा इवोल्यूशन तुम ब्लॉकचेन का लिख के आ सकते हो। तुम्हें ये भी पता होगा कि ब्लॉकचेन इज एक्चुअली है क्या। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के थोड़े फीचर्स मैंने तुम्हें बताया और एग्जाम में उतने ही फीचर्स तुम्हें लिख के आना है क्योंकि वही मेन फीचर्स है। अब हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो देखो अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लॉकचेन के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉकचेन तुम्हें पता ही है, डेफिनेशन आई तो दोबारा से लिखना है दैट इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिक्योरली
एंड ट्रांसपेरेंटली। अब क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लॉकचेन के? पहली बात तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर एक पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है जो सारे ट्रांज़ैक्शंस कर रही है। जो भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली हर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। बहुत डेमोक्रेटिक सा सिस्टम है, ठीक है? बहुत सिक्योर सिस्टम है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ये फीचर हो गया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जितने भी अगर पब्लिक ब्लॉकचेन्स है ना, जो भी रिकॉर्ड एक एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर उस ब्लॉक के अंदर है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, वही हर जगह पर होगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी ट्रांज़ैक्शंस हिडन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ठीक है? सो दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ ब्लॉकचेन। थर्ड है इम्यूटेबल, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक बार कोई डेटा ऐड हो गया, वी कैन नॉट डिलीट इट, वी कैन नॉट अल्टर इट, ठीक है? उसके बाद ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शंस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। अब ये हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें यूनिट 2 में आएंगी, तो अभी के लिए वी कैन स्किप इट। बट बस ऐसा समझो दैट जो भी हमारा वी कैन से ब्लॉकचेन है ना, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसकी हेल्प से? हैश फंक्शंस और डिजिटल सिग्नेचर्स की हेल्प से। उसके बाद इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जितने भी अगर एक नेटवर्क है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह है, हर नोड को शेयर होगा। तो हर नोड के पास पूरी ब्लॉकचेन की एक एंटायर कॉपी होगी। ठीक है, उसके बाद तुम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख सकते हो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद ये हाई रिलायबिलिटी फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर मल्टीपल नोड्स दैट आर कनेक्टिंग, और हर नोड के पास एक कॉपी है जितनी भी ब्लॉकचेन्स है उनकी, तो अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब हो भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि पूरे सिस्टम ठप पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ भी है कि एक ही खराब होने से सब कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ हाई रिलायबल। ऑल्सो ये अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड ऑल दीज़ आर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आए यही चीज़ लिखनी है, फीचर्स पूछे ब्लॉकचेन के तो भी यही चीज़ें लिखनी है। समझ आ गया? अब देखो, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमें देखना है कि हाउ जो ब्लॉकचेन है इट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, अब जो भी हमारे ब्लॉकचेन के फीचर्स है ना, तुम धीरे धीरे देखोगे कि एक्चुअल डेटाबेस के अंदर वो फीचर्स नहीं होते, और वही हम बोल सकते हैं डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बोला कि ब्लॉकचेन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम डेटाबेस के अंदर बात करो, तुम सपोज डेटाबेस के अंदर कोई अपडेशन कर रहे हो या डिलीशन कर रहे हो या जो भी क्रेड ऑपरेशन कर रहे हो, उसके लिए भी तुम्हें एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स यू नीड अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ओके, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ब्लॉकचेन। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस करने हैं, अपडेशन करना है, तो एक पर्सन की जरूरत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। बट डेटाबेस के अंदर इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, यू नीड अ डेटाबेस एडमिन और अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। समझ आया? यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के अंदर अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं, यू नीड टू यू हैव टू टेक अ परमिशन। ठीक है, तो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि यूजर अपने डेटा को खुद कॉपी कर सकता है, देन मॉडिफाई कर सकता है, उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है, वो डेटा को जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से वो डेटा को या फिर ब्लॉक्स के अंदर के ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर बात करें बाकी भी फीचर्स की, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन कीप इंफॉर्मेशन दैट इज अप टू डेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और ब्लॉकचेन कीप्स द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज द पास्ट इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस ज्यादातर वो ऑपरेशन वो वाली इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो अभी रिसेंट डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुए हैं, जबकि ब्लॉकचेन पूरी इंफॉर्मेशन की पहले क्या था, क्या चेंजेस हुए, कब कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि डेटाबेस के अंदर हम इजीली डेटा को डिलीट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर वी कैन नॉट डिलीट अ डेटा वंस इट इज एंटर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि कॉस्ट इफेक्टिव है ये ज्यादा, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ब्लॉकचेन, और मेंटेन करना हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये डेटाबेस की कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, एंड यहाँ पर हम ब्लॉकचेन की कर रहे हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे बेस ऑफर करता है फास्टर क्वेरीज को एंड सर्च कैपेबिलिटीज को। यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर सर्च करना, क्वेरी ऑपरेशन थोड़े ज्यादा स्लो होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वल्नरेबिलिटी टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहाँ पर देयर आर चांसेस कि एक पॉइंट पर अगर एक वी कैन से सिस्टम फेल हो गया तो डेटाबेस फेल हो जाए। यहाँ पर वैसा इतने चांसेस नहीं होते क्योंकि डेटा के हमारे पास मल्टीपल कॉपीज होते हैं। यहाँ पर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होता है और यहाँ पर इनहेरेंट लेटेंसी होती है ड्यू टू कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। अब तुमने ये कॉन्सेंसस मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, बट अभी के लिए इतने डिफरेंसेस देखो। अब ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही डिफरेंसेस है, समझ नहीं आए, तो यहाँ बस इतना सा देखो कि हमारे पास एक डेटाबेस है और ब्लॉकचेन है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि डेटाबेस के अंदर पहली चीज तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो सारे चेंजेस करेगा, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर देयर इज नो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर, और कोई ऐसा पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस करे। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वी कैन से नहीं है, लेकिन डेटाबेस के अंदर वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दैट आर मेकिंग चेंजेस। डेटाबेस के अंदर वी कैन डिलीट डेटा, वी कैन डिलीट द इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पर वी कैन नेवर डिलीट अ डेटा जो कि अपडेट हो चुका है, तो डिलीशन इसमें कभी भी नहीं होगी। उसके बाद डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेरियस CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकचेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ब्लॉकचेन को ऐड वगैरह करना, एंड बेसिकली ब्लॉकचेन के ऑपरेशंस जैसे कि पावर ऑफ स्टेक, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, ये सब फॉलो होता है ब्लॉकचेन के अंदर। अब तुमने ये पढ़ा नहीं है तो मैं इन टर्म्स को ज्यादा यूज नहीं कर रही बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे कि हमने देखा कि डेटाबेस के अंदर सर्च क्वेरी करना थोड़ा इजी होता है, जबकि ब्लॉकचेन के अंदर सर्चिंग करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। और अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस में ब्लॉकचेन थोड़ा ज्यादा प्राइस लेता है, ज्यादा वी कैन से महंगा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेटाबेसेस। तो आई होप इतने डिफरेंसेस तुम्हें समझ आए, एंड इवन यहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए यू नीड टू टेक अ परमिशन। ब्लॉकचेन के अंदर तुम्हारे पास खुद की कॉपीज होती हैं। ठीक है, और अगर यूजर अपनी वाली कॉपी को वी कैन से अपनी वाली कॉपी के अंदर चेंजेस कर भी रहा है तो एक्चुअल ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस नहीं होते। ओके, तो ये सारे चेंजेस मैंने तुम्हें बताए, एंड आई होप अभी तुम्हारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे और तुम ये सब लिख लोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है क्या, बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर है कि सारे ब्लॉक्स आपस में चेन बना के कनेक्ट होंगे, ये सारी जो चीजें है ना, ये सब जो भी ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बना है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक डिजिटल सिस्टम है। जैसे जो काम ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है ना, वो सब हो रहा है बिकॉज ब्लॉकचेन फॉलो कर रही है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वाले कंसेप्ट को। ठीक है, अब डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जहां पर वो डेटा को स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं अक्रॉस द मल्टीपल नोड्स रेदर देन कीप केप्ट इन सेंट्रल डेटाबेस। तो डेटाबेस एक जगह पर सेंट्रल डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, वो हर जगह शेयर भी होता है। ठीक है, और बेसिकली डेटा को हम एक प्रॉपर सिस्टम में स्टोर करते हैं, एक डिजिटल सिस्टम में स्टोर करते हैं रेदर देन एक्चुअल सेंट्रल डेटाबेस। तो यही वाली चीज, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, और यही काम हमारी ब्लॉकचेन भी करती है। ब्लॉकचेन के अंदर भी जो डेटा होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये सारी चीजें। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की अच्छे से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर हम डेटा को अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर शेयर करते हैं। एक नेटवर्क होगा जो कि बना होगा मल्टीपल कंप्यूटर से, जिनको हम नोड्स भी बोलते हैं। हर नोड के अंदर एक लेजर होगा, यानी कि अब तक जो भी ब्लॉक्स हुए, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, उन सबकी कॉपीज होंगी। यही मैंने तुम्हें इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में हमें बताया था, जब मैंने तुम्हें कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो, मल्टीपल नोड्स है तुम्हारे पास, हर नोड के पास अपने खुद के ब्लॉक्स हैं, कॉपी ऑफ ब्लॉक्स और कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर की पॉइंट्स वही सब है जो ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का ही वी कैन से एक
प्रॉपर आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कोई भी सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता जो हर चीज़ का कंट्रोल करे। ओके, तो अब ये समझ आ गया कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इट इज़ लाइक अ डेटाबेस जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, शेयर हो रही है अक्रॉस द मल्टीपल नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके। अब यहाँ पर एक्चुअल में बात करें कि ब्लॉकचेन के अंदर कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, तो ब्लॉकचेन के अंदर पहली चीज़ आती है नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं? वो सारे डिवाइसेज़, कंप्यूटर जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर होते हैं। फिर हमारे पास ब्लॉक्स आते हैं, तो ब्लॉक्स इट्स लाइक अ कंटेनर जहाँ पर जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं सबका रिकॉर्ड होगा। अब ब्लॉक के अंदर तुम्हारा ब्लॉक हेडर भी आता है, कोई ट्रांज़ैक्शन कब हुई उसका टाइम स्टैम्प भी आता है, उसके बाद पहले वाले ब्लॉक का वी कैन से एड्रेस भी आता है जिसको हम प्रीवियस ब्लैक हैश बोलते हैं। उसके बाद मार्केट रूट आती है और एंड ट्रांजैक्शन सारे जो भी होते हैं वो आते हैं। मार्केट रूट क्या है ये अलग से सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो कि ब्लॉक और चेन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें पहला कंपोनेंट नोड होगा, दूसरा ब्लॉक्स होगा। ब्लॉक्स के अंदर तुम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हो जैसे कि टाइम स्टैम्प्स हो गए, तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स हो गए एंड बहुत सारी चीजें तुम स्टोर करते हो। और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है और एक चेन फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है लेजर। तो ब्लॉकचेन के अंदर का ही एक कंपोनेंट है वी कैन से लेजर। तो लेजर इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन है वो सब स्टोर हो रहे हैं, हर नोड के ट्रांजेक्शन स्टोर हो रहे हैं और इट मेक श्योर कि हर नोड के पास सेम कॉपी हो, सेम चीजें हो। तो इट यूज फॉर वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन। बेसिकली लेजर के अंदर सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सब स्टोर होती है एंड इट मेक श्योर कि बाकी के जितने भी नोड्स हैं सबके अंदर वही सब हो, सो दैट हर जगह एक्यूरेसी हो, ट्रस्ट हो, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद फोर्थ अगर हम बोले कंपोनेंट जो होता है हमारा ब्लॉकचेन के अंदर होता है वो होता है कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी कंसेंसस मैकेनिज्म इतना डिटेल में मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती अभी, क्योंकि ये पूरा अगला टॉपिक है। बट तुम ऐसे समझो, सपोज आई हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, और हर कंप्यूटर के पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ओके, एक ब्लॉक है। मतलब जितना भी ब्लॉकचेन हमारे पास है वो पूरी ब्लॉकचेन है। अब क्या हुआ, कहीं ट्रांजैक्शन हुआ। अब कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को अपने ब्लॉक में अपडेट कर देता हूँ और तुम सब मेरे साथ इसे देख के अपने अपने ब्लॉक्स में अपडेट कर देना। या फिर ये बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं अपनी वाली ब्लॉकचेन के अंदर इसको अपडेट करूंगा, तुम बाद में कर लेना। अब ऐसे हर कंप्यूटर के अंदर फाइट हो गई कि एक्चुअल में पहले ब्लॉकचेन के अंदर वो ट्रांजेक्शन कौन अपडेट करे। बट ये डिसाइड करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स जिनको हम कॉन्सेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हर नोड एग्री होगी कि विच ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वैलिड एंड कौन सा वाला जो भी नोड है वो जाके अपडेट करेगी। इतना समझ आ गया। और इसके टाइप्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो तब इसको याद करना, अभी इतना मत समझो। तो कंपोनेंट्स तुम्हें समझ आए अब तक वाले क्या क्या थे। उसके बाद हमारा क्रिप्टोग्राफी भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि यही होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, और ये भी आगे चीज आएगी। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक कंपोनेंट्स है। अगेन दीज आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड्स जो कि लेजर के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो ये 5-6 तुम्हारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, और तुमने ये समझ भी लिया कि व्हाट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो इट इज लाइक अ डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के अंदर, ये एक्चुअल में किधर किधर यूज होती है। तो ये हर जगह यूज होगी, तुम्हारे बैंकिंग फाइनेंस के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, ठीक है, देन हेल्थ केयर के अंदर, मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करना, वोटिंग सिस्टम्स के अंदर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, हर जगह गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीप करना, इन सारी चीज़ों के अंदर ब्लॉकचेन की डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर होता है, ब्लॉकचेन के इन्हीं इन्हीं रूल्स का यूज़ होता है। ठीक है? ओके, सो नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। तो देखो होता क्या है ना कि जो हमारी ब्लॉकचेन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वीकेंड से अलग अलग बेसिस पे कि कौन एक्सेस कितना कंट्रोल कर रहा है या कौन गवर्न कर रहा है या कौन परमिशन दे रहा है, उस बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट ब्लॉकचेन्स होती है। यानी कि सपोज मेरी एक ब्लॉकचेन है ऐसे। अब ब्लॉकचेन के अंदर सपोज मेरे किसी और कंप्यूटर को भी ऐड होना है कि मुझे भी इस ब्लॉकचेन का पार्ट बनना है, या फिर अ, मुझे एक नेटवर्क का पार्ट बनना है। और देखो यहाँ पर क्या है, सपोज वी हैव डिफरेंट नेटवर्क्स और हर नेटवर्क एक ब्लॉक को स्टोर करवा रहा है।
ठीक है? इस तरीके से अब सपोज़ इस नेटवर्क को लाइक इस कंप्यूटर को इस नेटवर्क का पार्ट बनना है। तो अब हो क्या सकता है देयर आर वेरियस डिफरेंट वेज़ जहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हो कि कोई भी आए एंड बिना परमिशन नेटवर्क का पार्ट बन जाए, ठीक है? या फिर कुछ कह सकते हैं नहीं अगर तुम्हें नेटवर्क का पार्ट बनना है, हमारी नोड्स का पार्ट बनना है तो तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन कौन एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, किस लेवल की सिक्योरिटी है, क्या कोई गवर्नमेंट मॉडल है भी है जो देख रहा है, एक्सेस ग्रांट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, उस बेसिस पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। तो पहली जो ब्लॉकचेन की क्लासिफिकेशन है, ब्लॉकचेन्स हमारी अलग-अलग तरीके से क्लासिफाइड होती है। पहली जो ब्लॉकचेन होती है, वो होती है पब्लिक ब्लॉकचेन्स। पब्लिक ब्लॉकचेन्स मतलब जो भी ब्लॉक्स के अंदर डेटा है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जॉइन करके एक्सेस कर सकता है और जो भी कंट्रोल होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है दैट मींस देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन हु इज कंट्रोलिंग कि कौन आके कौन सा कंप्यूटर आएगा नेटवर्क के अंदर या फिर कौन सा नहीं आएगा। उसके बाद होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा, मानो इनिशियली हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंप्यूटर्स है जहां पर वी कैन से ब्लॉक्स आपस में है। अब एक कंप्यूटर को इस वाले नेटवर्क का पार्ट बनना है तो यहाँ पर इस कंप्यूटर को किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी सो दैट वो भी इस बेसिकली इस पूरे नेटवर्क का एक पार्ट बन पाए। तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन जहाँ पर हर किसी को एक्सेस नहीं होता, एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड एंड यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। एक इंसान होगा जो कंट्रोल कर रहा है कि कौन एक पार्ट बन सकता है ब्लॉकचेन का, एक नहीं बन सकता। उसके बाद आता है कॉन्सोर्टियम ब्लॉकचेन। यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल लोग होते हैं। सपोज यहाँ पर इस कंप्यूटर का आना है इस नेटवर्क के अंदर तो 2-3 लोग होंगे मिलकर जो कि डिसाइड करेंगे वेदर ये कंप्यूटर यहाँ पर आ सकता है, इस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। इसको हम सेमी डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं यानी कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें खुद से हो रही होती है बट स्टिल एक अथॉरिटी होती है, ठीक है? और यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डिसाइड करती है और एक्सेस देती है किसी को। उसके बाद हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल हमारा एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में मैंने बोला कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसको बिना परमिशन के बेसिकली नेटवर्क के अंदर ले लो। बट अगर कोई प्राइवेट इंसान है जिसको अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इट इज नोन एज हाइब्रिड मॉडल, ठीक है? अब धीरे धीरे समझ आ गया। तो सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करें तो पब्लिक ब्लॉकचेन परमिशन लेस है। यहाँ पर कोई भी आकर कोई भी पार्टिसिपेंट आकर जो भी ब्लॉकचेन के अंदर डेटा है सबको रीड कर सकता है, ट्रांजैक्शंस को सबमिट कर सकता है, नेटवर्क को जॉइन कर सकता है एंड एक वैलिडेटर की तरह एक्ट कर सकता है। देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर की फीचर्स क्या होता है कि ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, हाईली ट्रांसपेरेंसी है यानी कि कोई भी आकर देख सकता है क्या ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है? लोग एनोनिमसली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज होती है। अब एग्जांपल में अगर तुम बिटकॉइन देखो या इथेरियम देखो, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं तुम्हारे पब्लिक के, ठीक है? पब्लिक बिटकॉइन के। इतना समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर यूज केसेस की बात करें तो पब्लिक बिटकॉइन हमारा क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर्स में, ठीक है, एनएफटीज में या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मल्टीपल लार्ज नेटवर्क मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो हमारे नेटवर्क लंबे बन जाते हैं, लार्ज बन जाते हैं। और लार्ज नेटवर्क्स होंगे तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड हर किसी के पास होगा। मानो किसी ने एक नोड के अंदर जाके अटैक करने की कोशिश की बट वो रिकॉर्ड स्टिल वो ब्लॉक जो है वो स्टिल बाकी नेटवर्क्स में भी सेम है। तो सिक्योरिटी हाई होती है। देन पब्लिक कोई भी आकर उन नोड्स को देख सकता है, उन ब्लॉक्स को देख सकता है। तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है? सो ये सारी चीजें होती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर पुअर स्केलेबिलिटी है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हम अगली ब्लॉकचेन पर आते हैं विच इज अवर प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होगा, नेटवर्क के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोग ही आ पाएंगे और ब्लॉक्स को अपडेट कर पाएंगे। ये सारी ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह को अपडेट कर पाएंगे। सो अ प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउ ओनली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स access validation right and data visibility are controlled by a single organization। अब कौन से लोग आएंगे और कौन से लोग एक पार्ट होंगे हमारे नेटवर्क का, वो सब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी देखती है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है जो सब देखती है, वो डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और इससे क्या होता है ज्यादा लोग नेटवर्क के अंदर नहीं आते
तो बेसिकली ट्रांज़ैक्शन स्पीड बहुत फ़ास्ट हो जाती है और प्राइवेसी हाई हो जाती है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो तो रिपल के अंदर, i3 कॉर्डा के अंदर या फिर हाइपरलेजर फैब्रिक के अंदर, यहाँ पर इन सब के अंदर ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एक्चुअल में अगर तुम इंडस्ट्रीज की बात करो तो बैंकिंग के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं इंटरनली, वो सब वीकेंड से वो सब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे यूज करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन का। फिर हेल्थ केयर में भी अगर तुम पेशेंट के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हो कि पेशेंट कब आया एंड पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, ये सारा डिटेल्स जो है वो प्राइवेट रखते हैं। फिर सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, ये सारा डेटा हम सबको नहीं दिखा सकते। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हुई या कोई आधार कार्ड बना रहा है उसको आधार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सब हम सबको नहीं दिखा सकते एंड वी कीप इट प्राइवेट। तो दीज आर सम रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ अवर प्राइवेट ब्लॉकचेन। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये प्राइवेसी बहुत दे रहा है क्योंकि कोई भी आकर सबका रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा है ना। उसके बाद फास्टर ट्रांजेक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा वीकेंसी, बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं नेटवर्क के अंदर। ओके, अभी यहाँ पर ये हैवी कंसेंसस वाली चीज तुम्हें सब तब समझ आएगी जब हम मैं तुम्हें कंसेंसस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो अभी के लिए थोड़ा शांत रहो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो तो आगे देखना ये सारी चीजें। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो पहली बात तो एक अगेन एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कंट्रोल आ गया। एंड सेकंड चीज वही चीज है कि बहुत ज्यादा वीकेंड से हमें परमिशंस मांगनी पड़ रही है, तो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। ओके, उसके बाद अगर कम नोट्स होंगी, सपोज 2-3 नोट्स ही हैं, तो उनमें अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है? और यहाँ पर ये हुआ कि पार्टिसिपेंट को एडमिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रोल एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे ही होगा। सो हाउ कैन वी बिलीव कि उसने कोई चेंजेस नहीं करे ब्लॉकचेन के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर कुछ एडवांटेजेस भी है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। उसके बाद आता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, फेडरेटेड ब्लॉकचेन, एक ही बात है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन के अंदर कौन सा वी कैन से नेटवर्क्स के अंदर कौन सा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर आएगा, वो सब जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं। तो अ कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन अ सिंगल एंटिटी। ओके, अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मल्टीपल ट्रस्ट, लाइक यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल लोग आपस में वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज तो है कि हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता, तो हम कुछ ही पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो ज्वाइन करें। ठीक है, नेटवर्क को ज्वाइन कर पाए। उसके बाद कुछ डेटा हम विजिबल कर देते हैं, कुछ प्राइवेट होता है एंड ये पब्लिक ब्लॉकचेन से ज्यादा फास्टर होता है क्योंकि ऑब्वियसली अगेन हम इसमें सबको एक्सेस नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स के लिए ये जो हमारा आईबीएम फूड ट्रस्ट है, या एनर्जी वेब फाउंडेशन या फिर क्वोरम बाय जेपी मॉर्गन, ये सारे इसी कंसेप्ट के बेसिस, इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। और अगर रियल लाइफ में भी यूज केसेस देखें तो सप्लाई चेन के अंदर, बैंकिंग के अंदर भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए देयर आर पीपल वो आर हैंडलिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फिर हेल्थ केयर के अंदर भी मेडिकल डेटा एक्सचेंज करना है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, इन सारी जगहों पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इन सारी जगहों पे वीकेंड से हमारा ये वाला सिस्टम यूज होता है। एंड लास्ट इज अवर, अब यहाँ पर एडवांटेजेस की बात कर ले तो देखो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ना सिर्फ एक इंसान नहीं है, मल्टीपल अथॉरिटीज है। तो जो भी मेंबर्स है उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई है। और अब इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग अ सिंगल पर्सन वी आर ट्रस्टिंग अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के कंपेयर में यहाँ ज्यादा ट्रस्ट लोगों को होता है, बेटर स्केलेबिलिटी होती है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ओके, उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगेन यही चीज हो गई कि यहाँ पर भी एक कंट्रोल है, मतलब एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, तो इट इज नॉट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, ये एकदम गवर्नेंस मॉडल है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। अब हमारे पास आता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वी केप्ट पब्लिक एंड कुछ इन्फॉर्मेशन वी केप्ट प्राइवेट। तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन कंबाइन फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट अ नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि ओके, अगर तुम्हें ये वाली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें देखना है कि कौन सा डॉक्टर कब फ्री है या किस चीज के लिए कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो वाला तुम खुद से जाके देख सकते हो, नेटवर्क के अंदर जाके देख सकते हो। बट अगर एक स्पेसिफिक चीज है, किसी पेशेंट की इन्फो तुम्हें लेनी है, तो उसके लिए तुम्हें हमसे एक्सेस लेना पड़ेगा। तो ये वाली चीज होती है, इसको हम हाइब्रिड ब्लॉकचेन बोलते हैं, यानी कि हम कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं और कुछ चीजों में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं।
ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, सम डेटा इज पब्लिकली विजिबल एंड सेंसिटिव डेटा रिमेन्स प्राइवेट। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये तब हम यूज करते हैं जब हम सारी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकते। ठीक है। और हमारे लिए लोगों की मतलब हम ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट नहीं दे सकते। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देख लो। अगर एकदम एक्चुअल एग्जांपल्स की बात करनी है तो आईबीएम, रेडसेन या ड्रैगन चेन, इन सब में ये सब यूज हो रहा है। बट एक्चुअली यूज केस की बात करें तो इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट के अंदर ये यूज होता है कि अगर तुम्हें वी कैन से सिटीजन आईडी चाहिए, या देखो जैसे क्या होता है कि आधार आईडी हो गया। तुम फॉर एग्जाम्पल आधार आईडी वो तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी खुद की रहेगी। उससे उससे क्या होगा कि बेसिकली उससे जनरेटेड जो भी पिन्स वगैरह है या जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड है, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो प्राइवेट हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगेन तुम्हारी बर्थ डेट हो गई या कुछ ऐसा चीजें हो गई, ये सब तुम प्राइवेट रखोगी। तो सिटीजन की आईडी वगैरह प्राइवेट है, बट स्टिल एक होता है कुछ चीजें जो तुम पब्लिक कर सकते हो, राइट। जैसे जहां तुम रह रहे हो उसका पिन। अच्छा, ये भी नहीं, तुम इसका ऐसे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट में ये मॉडल किस तरीके से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है, ठीक है, अब उस इंसान के पास क्या होगा कि एक तो मैं लीगली डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि कौन सी ये पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा है, किस आदमी ने ओन करा हुआ है। तो ये सब डेटा तुम पब्लिकली दिखा सकते हो कि ये जमीन इस आदमी के नाम है, ये सारी चीजें। बट उस आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका आधार आईडी, उसका पिन, उसका पासवर्ड, ये सब प्राइवेट होता है। ठीक है। तो दिस इज वन, वी कैन से वन यूज केस। एंड इसी तरीके से मल्टीपल यूज केसेस होते हैं मेडिकल में भी। तुम डॉक्टर कौन सा डॉक्टर क्या चीज ठीक कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन तुम पब्लिकली दिखा सकते हो। बट उस डॉक्टर ने कितने पेशेंट्स ठीक करे, उन पेशेंट्स के पर्सनल डिटेल्स को तुम प्राइवेट रखोगे। समझ आया। तो दीज आर, वी कैन से, ये देखो ये रहा हेल्थ केयर भी यहाँ पर आ गया। तो दीज आर लाइक वी कैन से यूज केसेस ऑफ योर हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सेस है, मतलब मिक्स ऑफ पब्लिक और प्राइवेट डेटा है। ये ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। ठीक है। उसके बाद ये फुल पब्लिक नेटवर्क के कंपेयर में फास्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन हम नेटवर्क के अंदर हर किसी को एक्सेस नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ जगह है जहां पर वी कैन से हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, तो उधर वी आर गिविंग कंप्लीट एक्सेस टू पीपल, टू द नेटवर्क्स और टू द नोड्स। ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है कि आर्किटेक्ट टेक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मेंटेन करना और डिजाइन करना थोड़ा हार्ड है। देन अगेन यहाँ पर भी हम हर किसी को वी कैन से एक्सेस नहीं दे रहे हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन का भी। तो ये पार्शियली सेंट्रलाइज तो है, देयर इज अ पर्सन हु आर गिविंग कंट्रोल्स टू अदर्स। ठीक है। तो इस तरीके से इट इज पार्शियली सेंट्रलाइज। ठीक है। ये सारी चीजें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम और हाइब्रिड तीनों ही मॉडल्स की बात कर ली, और सॉरी चारों ही ब्लॉकचेन के टाइप्स की बात कर ली। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। एंड इधर भी यहाँ पर भी इट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंस कि पब्लिक जो होता है उसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कॉन्सेंसस होती, ये कॉन्सेंसस वाली टर्म आगे आएगी तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, अभी के लिए छोड़ो। पब्लिक में कितने भी नोट्स नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं, तो ये स्लो हो जाता है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि अगेन कितने भी आ सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड में इसका यूज होता है क्रिप्टो करेंसी में। प्राइवेट में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, देन सेंट्रलाइज्ड होता है ये। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एडमिन होगा जो कि देखेगा कि किसको अंदर लेना है, नेटवर्क का एक्सेस देना है, किसको नहीं देना। अब इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी स्लो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कंसोर्टियम में, ये जो प्राइवेट में जहाँ एक मेंबर होता है, यहाँ पर मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। तो ये सिर्फ मेंबर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट होता है और ये सेमी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेंसस में सिलेक्टिव वोटिंग होती है। ये सारी चीजें तुम्हें आगे समझ आएंगे, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। स्पीड इसकी मॉडरेट होती है, ट्रांसपेरेंसी मीडियम होती है। ठीक है। और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स में ये एक्चुअल में भी यूज होता है। उसके बाद हाइब्रिड की बात करते हैं तो इट्स मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। एंड कंट्रोल भी इसके अंदर मिक्स ही होते हैं, सेंट्रलाइज भी होता है, कुछ में डिसेंट्रलाइज भी होता है। स्पीड इसकी मॉडरेटली फास्ट होती है। ट्रांसपेरेंसी इसकी कॉन्फ़िगरेबल होती है, यानी कि कुछ जगह पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और कुछ में एक्सेस नहीं प्रोवाइड करा। तो आई होप तुम्हें सारे ब्लॉकचेन के टाइप सब समझ आ गए होंगे।
उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो पब्लिक में जो होगा सिक्योरिटी हाई होती है, क्योंकि अगर मल्टीपल नोड्स है ना, मल्टीपल नोड्स एक नेटवर्क में कनेक्ट है, तो अगर एक नोड में तुम कितना भी चेंज कर दो उसको ट्रैक करके, तुम सब तक नहीं कर पाओगे वो, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट है, दैट मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स है नेटवर्क के अंदर, एंड वहां पर जाकर अगर तुम कोई चेंज करते हो तो तुम बाकियों में भी बहुत इजीली चेंजेस कर सकते हो, ये वाली चीज होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट के अलावा बाकी जितने भी मॉडल्स है, सब में सिक्योरिटी हाई ही होती है, एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स जहाँ पर ये एक्चुअल में बिटकॉइन्स यूज हुए हैं, इनके टाइप्स यूज हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक ये तो ऑब्वियस सी चीज है। ओके, तो अभी यहाँ पर कंक्लूजन है, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स है, ब्लॉक्स, ट्रांजेक्शन्स एंड नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले जब मैंने तुम्हें आर्किटेक्चर पढ़ा था, तुम उसमें भी सोचोगे कि हमने उसमें ब्लॉक्स वगैरह ही पढ़ा था, क्योंकि उसमें वही था। बट अगर मैं तुम्हें आर्किटेक्चर अब दोबारा से एक बार ढंग से पढ़ाऊं, तो यहाँ देखो क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। तो अगर आर्किटेक्चर बोला तो मतलब उसके अंदर ब्लॉक, नोड्स ये सब तो होगा, बट वो भी ना ब्रेक हो जाएगा सेगमेंट्स में, तो उनको उस वे में तुम्हें बता देना है। देखो, इससे पहले जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, एक सेकेंड, ये देखो, अगर तुमसे एक्चुअल में बोला जाए कि ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर, तो तुम एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख देना कि ब्लॉकचेन का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है। पहली तुम्हारी हार्डवेयर लेयर होती है, एंड देन जो मैंने तुम्हें नोट्स पढ़ाया, सर्विस पढ़ाया, ये सब तुम्हारा हार्डवेयर लेयर के अंदर आता है। उसके बाद जो डेटा लेयर होती है, उसके अंदर मैंने तुम्हें ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, ब्लॉक पढ़ाया था, हैशिंग अभी नहीं पढ़ाया, बट उसके अंदर वो आता है। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर होती है, जिसके अंदर तुम्हारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क्स बनते हैं वो सारे नेटवर्क लेयर के अंदर होते हैं। उसके बाद तुम्हारा कंसेंसस लेयर होता है, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करेगा, या फिर इसके अंदर रूल्स होते हैं जो चेक करते हैं ट्रांजेक्शन वैलिडेट होगी कि नहीं। एंड देन फिर एप्लीकेशन लेयर पे तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो अगर ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर आया तो तुम्हें वो सब भी लिखना है, नोट्स वगैरह, बट पहले लिख देना कि पहले हमारी हार्डवेयर लेयर होती है, उसके अंदर नोट्स होते हैं, फिर डेटा लेयर होती है जिसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, फिर नेटवर्क लेयर के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। ये सारी चीजें इस तरीके से तुम लिख लेना, ठीक है। तो हार्डवेयर लेयर अभी मैं तुम्हें यहाँ पे फटाफट से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद अगेन तुम्हें ब्लॉक, ट्रांजेक्शन्स और नोट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो हार्डवेयर लेयर के अंदर देखो क्या होता है, नोट्स होते हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब फुल नोट्स भी हो सकते हैं, पार्शियल नोट्स भी हो सकते हैं, ये सारी होते हैं। फिर डेटा लेयर के अंदर ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने तुम्हें समझाया था क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके बाद नेटवर्क लेयर में पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, यानी कि दोनों ही साइड से वो डेटा को रिसीव करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को वी कैन से सेंड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ये सारी चीजें होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कंसेंसस लेयर, जहां पर ये चेक करेंगे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो वैलिडेट है कि नहीं, ये सारी चीजें। अभी जब कंसेंसस मेथड हम करेंगे ना, तो ये तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आगे आता है एप्लीकेशन लेयर, जहां पर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉलेट, दीज आर लाइक थिंग, जहां पर से एक एंड यूजर ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करता है। तो ये एकदम लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में अगर स्ट्रक्चर बोला जाए तो उस तरीके से बता देना, और कंपोनेंट्स बोले जाए तो कंपोनेंट्स में ब्लॉक, नोट्स और तुम्हें ट्रांजेक्शन दिखाना है। उसके अलावा तुम बाकी कंपोनेंट्स बताना चाहते हो तो भी तुम बता सकते हो, बट ब्लॉक, ट्रांजेक्शन एंड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब आई होप मैंने तुम्हें इतना तो समझा ही दिया है। देखो, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर जो पहला ब्लॉक होता है ना, वही हमारा बेसिक यूनिट होता है, और उसी के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसी के अंदर सारा ट्रांजैक्शन स्टोर होता है, और एक ब्लॉक अपने प्रीवियस वाले ब्लॉक से लिंक होता है। अब जो ब्लॉक होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा। ब्लॉक के अंदर सबसे पहले एक ब्लॉक हेडर होता है, जहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए मेटा डेटा होगा, ठीक है। सपोज ब्लॉक का जो हेडर होता है, सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक होगा, इसके अंदर एक हेडर होता है, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक का नंबर होगा, देन ब्लॉक कब क्रिएट हुआ वो टाइम स्टैम्प होगा, उसके बाद ये जिससे पहले कनेक्टेड था उसका वी कैन से एड्रेस होगा, या फिर उसका नंबर, उसका ब्लॉक नंबर होगा, और उसके बाद मार्कल रूट हैश होती है, जहां पर पिछले वाले के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी कैन से नंस होता है, अ रैंडम वैल्यू यूज टू सॉल्व क्रिप्टोग्राफिक पजल्स इन प्रूफ ऑफ वर्क, एंड ये कंसेंसस का ही पार्ट है, तो ये भी तुम छोड़ भी सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है। तो अगर मैं एक बात करूँ कि ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक का हेडर होता है, जिसके अंदर हम ब्लॉक का नंबर लिखते हैं, टाइम स्टैम्प्स लिखते हैं, प्रीवियस वाले का ब्लॉक हैश लिखते हैं, मार्कल रूट हैश लिखते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद ब्लॉक की हमारे पास बॉडी होती है। अब ब्लॉक की जो बॉडी होगी, ये हमारा एक ब्लॉक है। सबसे पहले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन, कब क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, पिछले वाले का क्या एड्रेस है, किससे कनेक्ट है, वो सब। अब यहाँ पे ब्लॉक की एक्चुअल बात बारी आएंगे, जैसे कि
क्या-क्या अब तक की ट्रांज़ैक्शंस हुई है, व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब एग्ज़ीक्यूट होगा, क्या होगा, क्या-क्या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, वो सब ब्लॉक की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है? तो दिस इज़ द वे ब्लॉक हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला ब्लॉक का हेडर एंड सेकंड इज़ ब्लॉक की बॉडी। उसके बाद ब्लॉक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी हमारा देखो ब्लॉक के अंदर क्या होता है, पहले जो डेटा है वो सब भी होगा, फिर आगे अब का भी होगा। साथ में ब्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तुम ट्रेस कर सकते हो ब्लॉग को कि अभी कब क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीजें। एंड ब्लॉग से तो जब तुम ब्लॉग्स क्रिएट करते हो तो फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है, ये इम्यूटेबल होता है, कुछ भी फ्रॉड्स वगैरह नहीं हो सकते। उसके बाद आता है कि ब्लॉक के अंदर हमारा एक मार्कर ट्री स्ट्रक्चर होता है। अब मार्कर ट्री स्ट्रक्चर वैसे तो आगे डिटेल में आएगा, पर तुम ऐसे सोचो कि ऐसे हुआ कि हमारे पास लीफ नोड्स है एंड देन एक उसका पेरेंट नोड है। अब क्या हुआ, ब्लॉक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, तुमने इधर लिखा एंड फिर यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हुई वो लिखा एंड देन कंबाइन करके तुमने इधर भी एक ट्रांजेक्शन हैश फंक्शन के अंदर डाल के लिख दिया। तो बस ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे क्या होता है, मार्कर ट्री का यूज क्या होता है, टू एफिशिएंटली स्टोर एंड वेरीफाई ट्रांजैक्शंस, ब्लॉकचेन यूज मार्कर ट्री, हर ट्रांजैक्शन हैश्ड होके फिर वो स्टोर होता है। तो इस तरीके से मार्कर ट्री बनता है। अब यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लॉकचेन के। पहला ब्लॉक्स होता है, उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, जो भी वी कैन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर वी कैन से लाइक कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जहां से हमारे ब्लॉकचेन का लेजर, ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, किसी चीज की वैल्यू ट्रांसफर हो जाए, कोई स्टेट अपडेट हो जाए, उन सबको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब लाइफ साइकिल होती क्या है ट्रांजैक्शन की, तो सबसे पहले एक यूजर जो है वो ट्रांजैक्शन को बनाएगा अपनी खुद की प्राइवेट की से, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं कि ओके सपोज इसको मनी ट्रांसफर करना है किसी और को, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा इसके अंदर इसकी खुद की प्राइवेट की होगी। जैसे व्हाट्सएप का एक तरीका लो, व्हाट्सएप में ये किसी को मैसेज करना चाहता है या किसी ग्रुप ऑफ लोगों को मैसेज करना चाहता है, तो ये मैसेज को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ अपनी प्राइवेट की। उसके बाद ये मैसेज मल्टीपल नोड्स तक जाएगी और जिन भी वी कैन से जिन भी कंप्यूटर्स के अंदर व्हाट्सएप खुला है, ये मैसेज हर नोड के अंदर तक गई, ठीक है। उसके बाद नोड वेरीफाई करेगा कि क्या ये मैसेज एक्चुअल में डाला गया है, किसी ने भेजा गया है, ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो हर मशीन के अंदर जो भी व्हाट्सएप है उसके अंदर वो मैसेज अपने आप स्टोर होने लगेगा, वो कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म्स, ठीक है। और उसके बाद वो वाला ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी कि क्या होता है, इनिशियली जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि इंसान, कोई भी यूजर जो है वो ट्रांजेक्शन्स को अपनी प्राइवेट की से भेजता है, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर्स भी बोलते हैं। अब जितने भी नेटवर्क के अंदर नोड्स है, वो ट्रांजेक्शन हर किसी के पास तक जाता है और फिर नोड्स वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ भी है या इट इज जस्ट अ फ्रॉड, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद वो अपने ब्लॉक के अंदर इसको अपडेट कर देते हैं। तो तुम्हें समझ आया कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद अगर बात करूँ कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात तो प्राइवेट कीज यूज हो रही होती है, प्राइवेट कीज के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके बाद अगर एक बार नोड ने बोल दिया कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि यू कैन नॉट बेसिकली चेंज इट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये एन्क्रिप्टेड होता है, हर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता, टाइम स्टैम्प्ड होता है एंड ट्रेसेबल होता है, क्योंकि हर नोड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो हमने 2 चीजें तो पढ़ ली कि व्हाट आर ब्लॉक्स एंड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हो, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, फिर टोकनाइजेशन एंड डेटा रिकॉर्डिंग। दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अगर तुम्हारा जो भी ट्रांसफर है वो क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, ना इसको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज हो रही है कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। जब कुछ तुमने टोकन्स बनाए किसी चीज के और टोकन्स में चेंज हो रहा है, तो वो भी एक तरीके का ऐसा टोकनाइजेशन कहलाता है, एंड इट इज नोन एज योर वन ऑफ योर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। और उसके बाद डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा के अंदर कुछ एक्चुअल में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा एक तरीके का टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद हाउ कैन यू वैलिडेट कि एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नोट्स है मल्टीपल और यहाँ पर नोट्स के अंदर एक ब्लॉक है। अब मैं हर नोट को बोलती हूँ कि इस पर्टिकुलर इंसान ने जाके इस पर्टिकुलर इंसान को 2 रुपए दिए, इसको ना अपनी अपनी इस ब्लॉक के अंदर लिख लो।
अब यहाँ पे ये नोट्स वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ या गलत। पहले तो सपोज मैं इनको बोल रही हूँ कि इस इंसान ने उसको 2 रुपए दिए, तो मेरी एक पब्लिक की होगी, एक पब्लिक की होगी। अब ये वाले देखेंगे कि क्या मेरी पब्लिक की जेन्युइन है तो वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद देयर आर वेरियस रूल्स जिनकी मदद से ये चेक करते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट इतना तो हमें समझ आ गया कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कैसे होते हैं, और एंड वी हैव टू, मतलब जितनी भी नोट्स होती है वो पहले ही ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक को ऐड नहीं कर देती। वो पहले वैलिडेट करती है कि जो ट्रांजेक्शन बताई गई है ये सही है कि नहीं। ओके, तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली, व्हाट आर ब्लॉक्स, ट्रांजेक्शन एंड नोट्स की बात करते हैं। तो जो भी कंप्यूटर पार्टिसिपेट कर रहा है एक ब्लॉकचेन के अंदर, उनको हम नोट्स बोलते हैं। तो जो भी कंप्यूटर पार्टिसिपेट करेगा वो एक फुल लेजर के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, सब कुछ होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, एंड वो अंडू नहीं कर सकता रिजल्ट्स को, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें, ठीक है। जो भी नोट्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स को अपने आप वैलिडेट करती है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है अगर वो अपने ब्लॉक के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो सबको बताएंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, एंड कंसेंसस मैकेनिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कंसेंसस मैकेनिज्म आई नो बहुत आ रहा है, बट ये आगे अच्छे से आएगा, तो बस सुनते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नोट्स होते हैं जो नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पहले होते हैं फुल नोट्स। फुल नोट्स मतलब एक जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट ब्लॉकचेन जितनी भी अब तक की ब्लॉकचेन है सबको स्टोर कर रहा है, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रहा है, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको फुल नोड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइट नोड होती है, जहां पर एक कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द ब्लॉक सिर्फ एक करंट ब्लॉक को स्टोर कर रहा है, उसके हेडर को स्टोर कर रहा है, सारे ट्रांजेक्शन्स को स्टोर नहीं कर रहा, और ज्यादातर इसका यूज होता है सिंपल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है वैलिडेटर नोड, जहाँ पर ये जो कंप्यूटर होता है ये चेक करेगा कि ये जो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हुआ, इसका काम होता है कि बेसिकली ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन्स के अंदर ऐड करना, रिवॉर्ड्स को रिसीव करना, और कंसेंसस के अंदर पार्टिसिपेट करना। ये सब अभी मैं बताऊंगी। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास आर्काइवल नोट्स, जहाँ पर ये पूरी ब्लॉकचेन की हिस्ट्री सब स्टोर करता है। उसके बाद एक मास्टर नोड होती है, ठीक है, जहाँ पे ये ब्लॉक्स को माइन नहीं करती, और बहुत सारे नेटवर्क गवर्नेंस एंड वोटिंग के अंदर परफॉर्म करती है। तो आई थिंक इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नोड में पहली होंगी तुम्हारी फुल नोड, जहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकचेन स्टोर होंगी, देन लाइट नोड के अंदर सिर्फ हेडर स्टोर होंगे। फिर तुम्हारे पास आता है वैलिडेटेड नोड, जिसका काम होता है ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को ऐड करना, सॉरी, ब्लॉकचेन के अंदर न्यू ब्लॉक्स को ऐड करना, अवार्ड्स को रिसीव करना, ये रिवॉर्ड्स को रिसीव करना, ये सारी चीजें। उसके बाद तुम्हारे पास एक आर्काइवल नोड होती है, जहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लॉकचेन का हिस्ट्री सब कुछ स्टोर होता है, एंड एक मास्टर नोड होती है, जहाँ पर ये सब कुछ देखेगी, वोट करेगी, और बहुत ज्यादा वी कैन से, ऐसे समझो कि जो मास्टर नोड होगी ना उसके अंदर पूरी ब्लॉकचेन का एड्रेस होगा, साथ में वो बाकी नेटवर्क्स पे भी एक नजर रखेगी। तो वी कैन से कि ये तुम्हारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए ब्लॉकचेन के, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है कि तुम्हें ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद तुम्हारे पास और भी चीजें आती हैं, जैसे कि पेयर टू पेयर नेटवर्क, जहां पर तुम्हारी जो भी नोड्स होंगी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, एंड एक अगर ब्लॉकचेन में कुछ अपडेट करता है ब्लॉक्स का, तो वो चीजें सब में हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं हाउ द ब्लॉक्स, ट्रांजेक्शंस एंड नोट्स आर इंटरैक्टिंग एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स आपस में साथ में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारे नोट्स के अंदर जाके ब्रॉडकास्ट हो जाता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई चेंज हुआ, वो सारे नोट्स तक आए, और नोट्स चेक करेंगे कि ये किसी कोई फ्रॉड तो नहीं है, ट्रांजेक्शन सच में हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वो साथ में मिलके ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट चेक करती है कि देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेटवर्क, कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इन सब पे अलर्ट आया, ओके एक ट्रांजेक्शन हुआ है, अपने अपने ब्लॉक अब तुम्हें क्या करना है, ब्लॉकचेन के अंदर जाके इसको अपग्रेड अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। अब ये नोट चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है या ये किसी फ्रॉड तो नहीं है। तो ये पहले चेक करेंगे क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड भी है या नहीं। अब जैसे इन्हें पता चला ट्रांजेक्शन वैलिड है, दैट मीन्स उनको अब ब्लॉकचेन के अंदर एक और ब्लॉक ऐड करना है कि एक न्यू ट्रांजेक्शन हुआ। मानो ये इनकी इनिशियली ब्लॉकचेन थी, अब इनको क्या करना है, अपने ब्लॉक नेटवर्क के अंदर जो भी इनके पास ब्लॉकचेन है उसके अंदर एक और न्यू ब्लॉक ऐड करना है, जिसके अंदर ये न्यू वाली ट्रांजेक्शन होगी।
ठीक है? अब बात आती है कि इस न्यू ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कौन करे? तो इसके लिए क्या होगा, ये कंप्यूटर बोल सकता है कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कंप्यूटर बोल सकता है कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये बोल सकता है नहीं-नहीं मुझे ब्लॉकचेन ऐड करनी है। तो वो डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज़ होते हैं जिनके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सा ब्लॉक एक्चुअल में कौन-सा नोड एक्चुअल में ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को वी कैन से डालेगा। ठीक है? बट अभी के लिए वो मैकेनिज़्म्स हम नहीं पढ़ रहे। सपोज़ वो कंसेंसस मैकेनिज़्म हो और इससे रिज़ल्ट आए ये वाला जो नोड है, ये ब्लॉकचेन के अंदर अपना न्यू ब्लॉक जिसके अंदर ट्रांज़ैक्शन हुआ वो डालेगा। तो जैसे ही इसने डाला, अब बाकी सारे नोड्स भी विल डू द सेम थिंग। ठीक है? तो जितने भी नोड्स हैं सारे अपने लेजर को अपडेट कर देंगे। नाउ आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि हाउ द ब्लॉक्स आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ठीक है? हाउ द ब्लॉक्स आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। जस्ट स्टडी द थिंग अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके? तो यहाँ पर इतना समझ आ गया। उसके बाद अब हमारे पास वो चीज़ आती है जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका था, व्हिच इज़ द कंसेंसस मैकेनिज़्म। अब देखो कंसेंसस मैकेनिज्म है क्या और क्यों यूज हो रहा है, ये तो तुम्हें समझ आ गया। जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि क्या हो रहा है कि मल्टीपल नोड्स हैं और सब आपस में फाइट कर रहे हैं कि हमें ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट करना है। तो ये डिसाइड करना है कि कौन सा पहले जाकर अपडेट करेगा, ये सारी चीजें होती है विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है? सो इन अ ब्लॉकचेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू वेरीफाई एंड वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। Therefore, blockchain relies on consensus mechanism. ये एक एल्गोरिदम है दैट अलाउ ऑल नोड्स इन द नेटवर्क टू एग्री और शेयर अ वर्जन ऑफ ट्रुथ। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वैलिड ट्रांजैक्शन है हम सिर्फ उन्हीं को ऐड करें अपने ब्लॉक्स के अंदर, अपने ब्लॉकचेन्स के अंदर। ठीक है? और ऐसे ना हो कि एक ही ट्रांजैक्शन हम बार बार ऐड कर दे, तो ये सब भी प्रिवेंट हो। ठीक है? उसके बाद सारे ही पार्टिसिपेंट्स एग्री हों कि ओके उन सबको लगता है ये ट्रांजैक्शन ट्रू है या ट्रस्टवर्दी है, ये सारी चीजें। ठीक है? इससे क्या होता है कि ब्लॉकचेन सिक्योर भी रहती है। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंसेंसस मैकेनिज्म के, वही जो हमने पढ़े। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि सारी नोड्स एग्री होनी चाहिए सेम डेटा पे। हर नोड को लगना चाहिए कि एक ट्रांज़ैक्शन वैलिड है तभी वो ऐड हो, ठीक है? उसके बाद कुछ नोट्स अगर फेल भी हो जाती हैं, कोई नोट करप्ट भी हो गई, तो स्टिल हमारा सिस्टम कंप्लीटली फेल ना हो। उसके बाद जो भी इनवैलिड ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो एक्सेप्ट हम ना करें और उनको ब्लॉक्स के अंदर ना डालें। देन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ेशन एंड एक कांसेप्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कंसेंसस मैकेनिज़्म का। उसके बाद आते हैं कितने ओके, ये इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं। यहाँ देखो, मेजर जो कंसिस्टेंट मैकेनिज्म है जो एग्जाम में भी तुम्हें लिख के आने हैं, वो है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहला तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क है। अब प्रूफ ऑफ वर्क में हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल देखो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स है और मल्टीपल कंप्यूटर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई इस ट्रांजेक्शन को तो हम ही ऐड करेंगे। तो अब कौन सा वाला डिसाइड करेगा और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कौन सा नोड ट्रांजेक्शन को वी कैन से ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारे कंप्यूटर्स को एक प्रॉब्लम दे देते हैं। एक प्रॉब्लम दे देता है और बोलता है ओके अब इस प्रॉब्लम को, या फिर एक पजल दे देता है और बोलता है अब तुम इस पजल को सॉल्व करो। अब ये सारे नोट्स लगे हुए हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए, और जिसने भी पहले उस पजल को सॉल्व कर दिया हम बोलेंगे ओके तुम इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दो। तो दिस इज नोन एज प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक कंसेंसस मैकेनिज्म है ठीक है, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या होगा, जो वैलिडेटर्स होते हैं उन सबको सॉल्व करना होता है क्रिप्टोग्राफिक पजल। ठीक है? एंड जिसने भी सबसे पहले सॉल्व कर दिया ही कैन ऐड अ न्यू ब्लॉक एंड रिसीव अ रिवॉर्ड। ठीक है? तो वो उस ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर और ऐसा करने पे उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। ओके? उसके बाद यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या है, हाईली सिक्योर है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से टेस्टेड है एंड वी कैन से यहाँ पर मल्टीपल लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आ गया किसी ने कुछ अपडेट कर दिया, ये सब नहीं हो सकता। तो अटैक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रूफ ऑफ वर्क है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कंप्यूटर को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा है एंड इससे बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। साथ में ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हर कंप्यूटर पहले तो कंप्यूट कर रहा है, पजल्स को सॉल्व कर रहा है। इसके लिए हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी चाहिए। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं पावर ऑफ वर्क कंसेंसस, प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म के। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसी वजह से आता है प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक हमने क्यों करा, क्योंकि इसमें कम एनर्जी लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं
सपोज यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स है, डिफरेंट नोड्स है। अब हो क्या रहा है कि सपोज इस नोड के पास 20 क्रिप्टो करेंसी का स्टेक है, इसके पास 10 क्रिप्टो करेंसी का स्टेक है, इसके पास 5 क्रिप्टो करेंसी का स्टेक है और इसके पास 6 क्रिप्टो करेंसी का स्टेक है। ऐसा मानो इन सारे नोड्स पे एक नंबर है जिसको हम बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी स्टेक। अब क्या होता है कि जिसके भी पास ज्यादा नंबर है, हम कहेंगे कि एक काम करो, तुम ही जाके ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर दो। तो इसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना ऑब्वियसली कंप्यूटर्स कंप्यूट नहीं कर रहे, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है। तो यहाँ देखो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वैलिडेटर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दे स्टेक। अगर हायर स्टेक होंगे उन पर, तो हायर चांसेस होंगे कि उन्हीं को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, देन जल्दी से ब्लॉक कंफर्मेशन हो जाता है और इसके लिए कोई भी अलग से हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हो सकता है कि बेसिकली कुछ भी मतलब किसी के पास भी स्टेक ना हो या फिर हर किसी के पास इक्वल स्टेक हो, तो ये सारी दिक्कतें भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज द सेकंड, वी कैन से द सेकंड कंसेंसस मैकेनिज्म का टाइप। पहला हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क, देन सेकंड इज प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है। सपोज ऐसा है कि तुम्हारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है और इन सब पे ना मल्टीपल स्टेक्स है, जैसे इस पे 2 का है, इस पे 5 का है, इसका 10 पे है और इसका 6 पर है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स, हमने कोई 3 कंप्यूटर सिलेक्ट कर लिए या 3 नोड सिलेक्ट कर दिए जिनके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स है और उनको एक वी कैन से एक कंप्लीट अथॉरिटी बना दिया। अब क्या होगा कि कोई भी नोड है, वो मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है या नहीं है, वो सब ये तीनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोटिंग्स, और उसके बाद जाकर वो अपडेट करेंगे उसको ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक्स में हम मल्टीपल एक ग्रुप बनाते हैं वैलिडेटर्स का, जिनके पास सबसे ज्यादा वीकेंड से स्टेक्स है। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक का ही एक इनहैंड वर्जन है जिसके अंदर हम वोटिंग को भी इंट्रोड्यूस करके लाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूजर स्टेक टोकन्स एंड वोट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वैलिडेटर्स, ओनली इलेक्टेड डेलीगेट वैलिडेट ट्रांजेक्शंस एंड क्रिएट ब्लॉक्स। तो जो भी इलेक्टेड है, लाइक जो यहाँ पर देखो जिन्होंने भी अथॉरिटी बनाई, दीज आर इलेक्टेड, तो ये क्या करेंगे, यही जाके ट्रांजेक्शन्स को लाइक ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर डाल देंगे। अब ये फास्टर है, ज्यादा स्केलेबल है, तो यही इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज है कि अगेन यहाँ पर वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं जो कि ही ऐड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स है। अब इन नेटवर्क्स में क्या हो रहा है कि इन नेटवर्क्स में से हमेशा कोई एक पर्टिकुलर इंसान जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है या प्री अप्रूव्ड है, बस वही चेंजेस को कर पा रहा है। तो इसमें हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम स्टेक्स के बेसिस पे या प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं कि तुम चेंज कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को, तुम अपडेट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, नहीं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होगी जो प्री अप्रूव्ड होगी, उसके पास ऑल द लीगल राइट्स होंगे कि वो ब्लॉकचेन को ट्रांजेक्शन को ब्लॉक के अंदर ऐड कर पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, बट अगेन दिक्कत है, ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है और लेस ट्रांसपेरेंट है। अब ये वाला जो कंप्यूटर है वो क्या ही ट्रांजेक्शन्स कर रहा है या क्या वो ब्लॉकचेन के अंदर क्या ब्लॉक डाल रहा है या वो सब डाल रहा है, मतलब ब्लॉकचेन के अंदर कौन सा ब्लॉक ऐड कर रहा है, वो सही है या नहीं है, ये सब हमें नहीं पता चल सकता अच्छे से, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट ज्यादा। ठीक है, और साथ में सेंट्रलाइज्ड भी है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है प्रूफ ऑफ बर्न। अब ये सब क्या है, ये मैकेनिज्म्स है, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म्स है। ठीक है, जहाँ पे ये सारे हाउ वी आर डिसाइडिंग कि कौन सा नोड ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करेगा, इन सबके मेथड्स है। उसके बाद आता है कि इसमें आता है प्रूफ ऑफ बर्न, जहाँ पर नोड्स क्या करता है, उनके पास जितने वी कैन से टोकन्स है, उनको उनमें से कुछ टोकन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। जो ये काम कर देगा वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये प्रूफ ऑफ बर्न वगैरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इवन स्किप दैट, क्योंकि मेन मेन जो थे वो ऊपर वाले ही सारे थे। ओके, उसके बाद आता है, तो देखो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेंसस मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं बाइजेनाइट, एक सेकेंड, बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बेसिकली ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये प्राइवेट नेटवर्क्स में देखने को मिलता है, जहां पर हम ट्रांजेक्शन सिर्फ उन्हीं नोड से लेते हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं नोड्स के ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है? एक होता है कि नोड्स के अंदर लाइक इसके अंदर 2 कांसेप्ट होते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल बाइजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि वोटिंग के अकॉर्डिंग लाइक हर नोड आपस में वोट कर रही है कि तुम्हें क्या लगता है इट इज़ वैलिड, और वोट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन-सा ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर जाकर वी कैन से ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर जाके अपडेट करे। तो इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल बाइजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस। दूसरा होता है फेडरेटेड, जहाँ पर ये सब नोड्स को लेते हैं ट्रस्टेड ग्रुप से और डेटा को फिर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये तुम्हें समझ आ गया, उसके बाद हमारा आता है क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर हमने क्रिप्टोग्राफिक की कौन-सी टेक्निक्स का यूज़ करा, ठीक है? तो यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। पहला होता है हैश फंक्शन और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर। देखो यहाँ पर अगर तुम अब तक इसमें कंफ्यूज हो रहे हो पीबीएफटी वगैरह या फिर तुम्हारा जो पावर ऑफ स्टेक है, ये सारे कंसेप्ट आगे भी आने वाले हैं जहाँ पर हम और डिटेल में समझ लेंगे। बट अभी हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशंस ऑफ ब्लॉकचेन की। यहाँ पर दो चीजें हैं, तुम्हारी हैश फंक्शंस और डिजिटल सिग्नेचर। देखो ब्लॉकचेन जो है ना वो सबसे ज्यादा क्रिप्टोग्राफिक के टेक्निक्स पे ही रिलाइव करता है, ठीक है, रिलाई करता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। ब्लॉकचेन में भी हमारा यही रोल होता है। तो क्रिप्टोग्राफिक के अंदर दो चीजें बहुत यूज होती है, हैश फंक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, एंड वी आल्सो यूज दैट इन अवर ब्लॉकचेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हैश फंक्शन होता क्या है। A hash function is a mathematical algorithm that takes an input and produces a fixed size output known as hash or digest। तो ब्लॉकचेन के अंदर भी हम उन्हीं को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैश फंक्शंस की बात करें तो हैश फंक्शंस में क्या होता है, ये एक तरीके का फंक्शन है जहां पर ये कोई भी इनपुट लेगा और एक फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट, जैसे 2222 ऐसे करके एक फिक्स नंबर का फिक्स साइज का एक आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसको हम हैश फंक्शंस बोलते हैं। जैसे तुम्हारे मैसेजेस जो आते हैं व्हाट्सएप, हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड फॉर्म में वी कैन से व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब तुम जो मैसेज डालोगे ना वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कुछ वी कैन से फंक्शन, नॉट इवन फंक्शंस, कुछ ऐसी वैल्यूज में, हैशटैग 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 के, और वो कोई रीड नहीं कर सकता जब तक तुम उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से नहीं खोल रहे हो। समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हैश फंक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हैश वैल्यू है वो सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हैश फंक्शन, जो भी हैश वैल्यू होती है, हैश फंक्शन हमेशा सेम साइज का आउटपुट ही वी कैन से प्रोड्यूस करता है, सेम साइज का आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा। हैशिंग शुड बी क्विक फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम इनपुट को हैशेस में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत क्विक ऑपरेशंस होता है। ठीक है, अगर तुम किसी इमेज से कोई हैश वैल्यू निकाल रहे हो और उसको तुम डिक्रिप्ट करके दोबारा से ट्राई कर सकते हो, तो मतलब करना चाहते हो, अगर तुम फिर उस हैश से दोबारा उस इमेज तक पहुंचना चाहते हो तो इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के, जिसमें हमने दो तीन के बारे में बात करी। उसके बाद दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए कभी भी सेम हैश प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये इजी टू कंप्यूट होता है। अगर छोटा-सा भी तुमने इनपुट चेंज करा, मतलब तुम्हारे पास 2 इनपुट है, एक तुमने सपोज़ कैट डाला और एक में तुमने डाला कॉट। तो कैट की जो, जब तुम इसको हैश फंक्शन में डालोगे और जो तुम्हें हैश वैल्यू मिलेगी, और कैट को कॉट को जब तुम हैश के अंदर डालोगे और तुम्हें वैल्यू मिलेगी, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो दीज़ आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ठीक है? रूल्स क्या होते हैं हैश फंक्शन के, ब्लॉकचेन में ये किधर यूज़ हो रहा है? ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम हैश वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक्स को लिंक करते हैं। तो पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा है। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा डेटा ठीक तो है, डेटा चेंज तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें। उसके बाद जब हम मार्केट ट्री बनाते हैं उसमें भी हम हैश को ही रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजेक्शन के वक्त। मार्केट ट्री आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये सारी चीजें, दैट्स वाई हमारा जो हैश फंक्शन है वो ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, तुम्हें एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे एक्चुअल में चेंजेस होते हैं। जैसे अगर तुमने इनपुट दिया हेलो ब्लॉकचेन, तो यहाँ पर एक बहुत अजीब सा, एक बहुत बड़ा सा फिक्स साइज का आउटपुट हमें मिलेगा, जहां पर से जिसको पढ़ के हमें बिल्कुल नहीं समझ आने वाला कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, या फिर इससे हम नहीं निकाल सकते कि एक्चुअल में, मतलब इसको रीड करके हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, राइट? तो इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड हो पा रही है, एंड इसी वजह से हैशिंग का यूज होता है। और हैशिंग एक क्रिप्टो करेंसी का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम ब्लॉकचेन के अंदर भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ
अवर डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज बता दूं कि जो हैश वगैरह होता है इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने मार्कर ट्री या फिर मार्कर रूट के अंदर। मार्कर ट्री के अंदर अब ये मार्कर ट्री आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, जो भी सेंडर्स हैं या रिसीवर्स हैं उनके पास कुछ कीज होती हैं जैसे कि पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज, और इन्हीं को हम डिजिटल सिग्नेचर्स बोलते हैं। ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जहां पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंडर ने, मतलब हम सेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि कौन से सेंडर ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, मैसेजेस कितने ठीक है उनको चेक कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रेट है, डेटा चेंज तो नहीं है, वो सब चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है उनके अंदर दो तरीके की कीज आती है, एक होती है पब्लिक कीज और एक होती है प्राइवेट कीज। और पब्लिक कीज को वी कैन इजीली शेयर विद अदर्स, बट प्राइवेट की सिर्फ ओनर तक ही रहती है जिनको हम ट्रांजेक्शन के वक्त यूज करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे वर्क करता है, सपोज तो अब देखो यहाँ पर आकर, यहाँ मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मानो वी हैव अ सेंडर एंड वी हैव अ रिसीवर। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स हो रहे हैं, यानी कि सपोज सेंडर को एक मैसेज भेजना है हाय। सबसे पहले ये मैसेज जो है ये कन्वर्ट हुआ एक रैंडम हैश वैल्यू में, कुछ भी रैंडम सी वैल्यू है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइज की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ये हमारा सेंडर है, ये इस मैसेज को सेंड करेगा। कैसे, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ये इस मैसेज को सेंड करेगा अपनी प्राइवेट की के साथ। अपनी प्राइवेट की के साथ इस मैसेज को ये सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसकी प्राइवेट की बस इसी तक है, इसने इसको इनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया। अब ये मैसेज इसके पास आया, तो इसके पास अभी वही हैश वैल्यू आई है बहुत ज्यादा रैंडम सी, और इसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके पास इसकी खुद की एक पब्लिक की होगी, तो ये अपनी पब्लिक की से इस हैश वैल्यू को वीकेंड से डिक्रिप्ट करेगा और इसके पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। और अगर इसका ओरिजिनल मैसेज आफ्टर डिक्रिप्शन इज सेम टू द मैसेज जो कि हमारा सेंडर ने भेजा था, दैट मीन्स सब कुछ ठीक से हुआ है। एंड इसी इसी पूरे वीकेंड से प्रोसेस को हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो हैश्ड हो जाती है। फिर जो हैश होती है वो क्या करता है, सेंडर क्या करता है, उस हैश को इनक्रिप्ट करता है यूजिंग इट्स प्राइवेट की, ठीक है। इसको ये जब प्राइवेट की का यूज करके उसको इनक्रिप्ट करता है, इस पूरे को हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। अब हर कोई भी मतलब अपनी पब्लिक की से उस सिग्नेचर को जाके उस डिक्रिप्ट मैसेज को पढ़ सकता है। समझ आ गया। तो बेनिफिट्स क्या है डिजिटल सिग्नेचर के, कि यहाँ पर हमें ये पता होगा कि ये ट्रांज़ैक्शन जो भी माँग रहा है ये किसने की है, ठीक है? और जिनके पास पब्लिक की है सिर्फ़ वही उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, तो कोई भी अनऑथराइज़्ड एक्सेस प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा कि जब पब्लिक प्राइवेट कीज़ होती है तो हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट जनरेट होता है, तो इट इज़ सपोर्टिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मॉडल। समझ आ गया? अब यहाँ पर एल्गोरिदम कौन-सा यूज़्ड हो रहा है? देयर आर वेरियस एल्गोरिदम्स जो कि यूज़ होते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर, जैसे कि ईसीडीएसए जो बिटकॉइन्स में यूज़ होता है, देन आरएसए बहुत ज़्यादा ओल्डर है, सिक्योर है लेकिन स्लो है। ठीक है? तो दीज़ आर सम एल्गोरिदम यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर्स। ओके। उसके बाद हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स साथ में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हैश फंक्शन क्या करता है, हैश फंक्शन पहली चीज तो डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, जो इनिशियल मैसेज है लास्ट तक वही रहेगा, और डेटा सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई टुगेदर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हैश इंश्योर्स द डेटा इनसाइड अ ब्लॉक कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, while the digital signature ensure the only legitimate sender can authorize its transactions। समझ आया। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसके हो सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन फ्लोज होते हैं वो सारे, ठीक है। आई होप तुम्हें अब ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास अगला कंसेप्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है, इट इज सेम जो कि हमने अभी पढ़ा था वैसा ही है। अभी हमने प्राइवेट की देखा था कि किस तरीके से जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करता है मैसेज को, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। अब क्या होगा, वो जो देखो बेसिकली है क्या, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर दो कंसेप्ट से, बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक जब एक सेंडर वी कैन से अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा है। अब क्या होगा, एक रिसीवर अपनी पब्लिक की से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, और वही जो पब्लिक की का यूज करता है उसी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज अ फंडामेंटल सिक्योरिटी टेक्निक यूज्ड इन ब्लॉकचेन सिस्टम। It allow users to securely generate identities, authenticate transaction and verify ownership without relying on a central authority। तो वो वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी
पब्लिक की से मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, उन्हें पता होगा कि किसने सेंड करा है, क्या है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर दे डोंट नीड अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन दैट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोर कंसेप्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में भी एक प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी। प्राइवेट की को सीक्रेट रखते हैं, पब्लिक की बाकियों से शेयर होती है। दीज कीज वर्क इन पेयर्स। जो डेटा इनक्रिप्ट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, और बाद में जो डिक्रिप्ट होता है वो होता है पब्लिक की मदद से। ठीक है, एक बार इन कीज को हम जनरेट कर देते हैं तो क्या होता है कि पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज हमेशा आपस में लिंक होती हैं, पर एक की से हम दूसरी की का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी ये जो तुम्हारा कंसेप्ट है ये सेम सेम सा लगा तुम्हें जो अभी मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया। तो डिजिटल सिग्नेचर्स बस उतना होता है कि इंक्रिप्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। ठीक है, और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में मैसेज वी कैन से सॉरी उसमें क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में अब पब्लिक की मदद से वीकेंड से हम मैसेज को डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो पब्लिक प्राइवेट की वाली चीज है ये पूरी या फिर पब्लिक क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले एक यूजर की पेयर जनरेट करेगा, प्राइवेट और पब्लिक। जो प्राइवेट होता है उससे हम मैसेज के हेल्प से डिजिटल सिग्नेचर्स बना सकते हो ट्रांजेक्शन के वक्त, यानी कि वी कैन कन्वर्ट अवर सिग्नेचर्स इनटू हैशेस एटसेट्रा एंड वी कैन सेंड इट। उसके बाद क्या होगा, ट्रांजेक्शन और सिग्नेचर ये हर जगह ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। और कोई भी जो नोड है, देखो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स, देखो अभी हमने एक इंसान के एग्जांपल से बताया था। अभी मैं पहले ये पूरा पढ़ देती हूँ, फिर तो मैं एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर ये कैसे चीज चलती है उसके बारे में बताऊंगी। जो भी नोड्स है उनके पास अपनी पब्लिक की होती है, उनसे वो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर वैलिड होता है तो उसको ब्लॉक के अंदर डालता है। अब बस यहाँ पर देखो, सपोज क्या हो रहा है, पूरा कंसेप्ट डिजिटल सिग्नेचर्स का और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का तुम्हें समझ आएगा। दीज आर मल्टीपल नोड्स, हर नोड के पास एक एक कंप्यूटर है। यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है, ये सब आपस में लिंक भी है, ऑब्वियसली दे आर मेकिंग अ नेटवर्क। दीज आर लिंक टुगेदर। अब क्या हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। अब ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पर एक सेंडर है जिसने ट्रांजेक्शन पहले कुछ करा था, और यहाँ पर ये जो सेंडर है इसने क्या करा, इस ट्रांजेक्शन के साथ अपना इसको कन्वर्ट करा हैश में यूजिंग इट्स प्राइवेट की। अब क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर नोड्स के पास आया, यहाँ पर नोड्स के पास आया। नोड्स के पास एक हैश वैल्यू आई, एक हैश ट्रांजेक्शन आया। नोड्स देखेंगे कि क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है बेस्ड ऑन इट्स प्राइवेट की। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइवेट की साथ में आई है, मतलब प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर ये जो साथ में है, इनसे नोट्स चेक करेंगे ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये एक्चुअल में वैलिड है, ये वैलिड वी कैन से एक एक्चुअल मतलब ट्रस्ट वर्दी है, या फिर कोई अटैक तो नहीं है, फॉल्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये सब चीजें। तो नोट्स ये सब चेक करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ ये वैलिड है बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नेचर जो ट्रांजेक्शन के साथ आया। तो इसके बाद नोट्स इसको वेरीफाई करेंगी बेस्ड ऑन देयर पब्लिक की। तो अगर पब्लिक की से ये खुल जाता है और उनको एक्चुअल मैसेज मिल गया, मतलब ओके इट इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद नोट्स डिसाइड कर लेंगे किसको किस में अपडेट करना है। आई होप, मैंने वैसे तो बहुत गंदा सा डायग्राम बनाया, बट आई होप तुम्हें बेसिक आइडिया मिल गया होगा क्या क्या चीजें हैं और कैसी कैसी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब ब्लॉकचेन के अंदर व्हाई वी नीड अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर इससे क्या होता है कि हमें हमारे पास एक प्रूफ होता है ओनरशिप का। हम समझ पाते हैं कि बेसिकली जो भी डेटा है हम देख सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। एंड वी डोंट नीड अ कॉन्फिडेंशियल वी कैन से इट इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑथराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर पता चल जाता है कि ओके ये जो भी वी कैन से फ्रॉड वगैरह ना हो पाए उससे भी ये प्रिवेंट हो जाता है। अब देखो, ब्लॉकचेन के अंदर एक कंसेप्ट होता है वॉलेट एंड एड्रेसेस का। तो ब्लॉकचेन के अंदर वॉलेट्स क्या होता है, अब देखो जो वॉलेट्स होता है एक्चुअल में उनका काम पैसे स्टोर करना होता है, बट जो ब्लॉकचेन वॉलेट्स होते हैं वो पैसे नहीं स्टोर करते। ये जितनी भी क्रिप्टोग्राफिक कीज बनती है ये सब स्टोर होती है वॉलेट के अंदर। ठीक है, प्राइवेट की क्या होंगी, a randomly generated large number must be kept secret used to sign transaction, loss of private key result in permanent loss of funds। यानी कि अगर प्राइवेट की अच्छे से बात करें तो प्राइवेट की इज ऑल्सो रैंडमली जनरेटेड लार्ज नंबर।
प्राइवेट की हमेशा प्राइवेट होगी। और जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को सेंड कर रहे हैं तो साइन करने के लिए, बिकॉज इट इज लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर, हम अपने प्राइवेट की का यूज करते हैं। अगर एक बार प्राइवेट की खो गई तो तुम्हारा वो पूरा ट्रांजेक्शन उड़ सकता है, गायब हो सकता है और उसका परमानेंट लॉस हो सकता है। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी वी कैन से तुम मैथमेटिकली प्राइवेट की से पब्लिक की को डिराइव कर सकते हो। जो भी नोट्स होते हैं वो उन सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड पब्लिक की को यू कैन शेयर विद अदर्स आल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी कि पब्लिक की जो क्रिप्टोग्राफी जो भी हम यूज कर रहे हैं इनमें एक्चुअल में क्या क्या सिक्योरिटीज यूज हो रही है। पहले तो हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किसने ट्रांजेक्शन भेजे, ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक प्राइवेट की होल्डर एक बार में एक ट्रांसफर कर सकता है, ये सारी चीजें तो हम ऑथराइजेशन कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड होगा कि अगर सेंडर ने एक बार ट्रांसफर कर दिया है ट्रांजेक्शन को, एक बार भेज दिया ट्रांजेक्शन को, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं ये ट्रांजेक्शन गलत है या जो भी है। वी कैन से कि वो जो भी ऑपरेशन होंगे उसके बाद हम उनको अनडू नहीं कर सकते, वैसी वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये सारे वी कैन से यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होती है जो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से हमें मिलती है। अब एक्चुअल में बिटकॉइन के अंदर भी ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी काफी यूज होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, अगर प्राइवेट की खो गई तो वो सबसे बड़ा थ्रेफ्ट है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार क्या हो सकता है कि लोग फेक इंटरफेसेस का यूज करके कीज को स्टील कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्रेड्स जो कि बहुत हो सकते हैं इस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में, कि कोई मतलब ऐसा ही सिमिलर ब्रूट फोर्स करके ऐसे कुछ कीज बनाने की कोशिश करे, एक पब्लिक की बनाने की या प्राइवेट की बनाने की कोशिश करे, एक रफ की बना दे। ये सारी चीजें होती है, तो दीज आर सम ऑफ योर थ्रेड्स। ठीक है, आई होप अब तुम्हें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी समझ आ गई होगी। नाउ अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मार्कर ट्री। और मार्कर ट्री से को पढ़ने से पहले हमने हैश पढ़ा था, क्योंकि मार्कर ट्री इज समहाउ रिलेटेड टू हैश। ठीक है, अब मार्कर ट्री होता क्या है, मैं तुम्हें सबसे पहले ना इसका कुछ ऐसा बताती हूँ। सपोज करो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए। सपोज हमारे 4 ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, देन ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4। इस तरीके से हमारे 4 ट्रांजेक्शन्स हुए। तो जब मार्कर ट्री होता है वो कैसे बनता है, देखो हर ट्रांजेक्शन के लिए एक हैश वैल्यू प्रोड्यूस होती है। सपोज दिस इज योर हैश 1, दिस इज योर हैश 2, दिस इज योर हैश 3 एंड दिस इज योर हैश 4। तो ये जो लीफ होगा इसके अंदर हर ट्रांजेक्शन की एक हैश वैल्यू होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा काम क्या है कि इन सारे ट्रांजेक्शन्स को कंबाइन करके एक हैश वैल्यू को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि मार्कर ट्री के अंदर सपोज ये दोनों मिलकर फिर एक हैश वैल्यू बना देंगे, हैश 1 हैश 2। ये दोनों मिलकर अगेन एक हैश वैल्यू बनाएंगे, हैश 3 और हैश 4, हैश 3 और हैश 4। इसके बाद ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक परमानेंट हैश वैल्यू विच इज हैश 1, हैश 2, हैश 3, हैश 4। तो इसी को हम मार्कर ट्री बोलते हैं। मतलब ऐसा ट्री जहां पर हम सब हैशेस को कंबाइन कर रहे हैं एंड सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और उसके बाद इससे हमें एक हैश वैल्यू मिल रही है, उसी को हम मार्कर ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इनसे क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर क्या हुआ, ये चारों ट्रांजेक्शन्स की ना हमें कंबाइंड हैश वैल्यू मिली। अब मानो कोई ट्राई करेगा कि इस ट्रांजेक्शन को चेंज कर दो, तो उसके साथ ही उसकी हैश वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी वी कैन से सेम नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी किसी ने कुछ चेंज करा हुआ है। इतना समझ आया। तो मार्कर ट्री देखते हैं अब, तो मार्कर ट्री को हम एक हैश ट्री भी बोलते हैं एंड इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम यूज करते हैं हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, एक स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां पर अब यहाँ पर देखते हैं मार्कर ट्री के अच्छे से कंसेप्ट देखते हैं। तो मार्कर ट्री में सबसे पहले जो होगी वो हमारी लीफ नोड होगी। यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये हमारी लीफ नोड है। लीफ नोड के अंदर क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन्स का हैश वैल्यू स्टोर होती है।
तो लीव नोड क्या करेगी, हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का हैश वैल्यू स्टोर होता है। उसके बाद जो पेरेंट नोड होती है, सपोज दिस इज अ पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड के अंदर दो दो हैशेस आपस में स्टोर होते हैं, तो दिस इज नोन एज योर पेरेंट नोड। तो जो भी नॉन लीफ नोड है या पेरेंट नोड है, इसके अंदर दोनों चाइल्ड नोड के हैशेस स्टोर होते हैं। एंड लास्ट में तुम्हारी एक सिंगल रूट हैश बनती है। यहाँ पर देखो लास्ट में तुम्हारी एक सिंगल रूट हैश बनती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कंप्लीट हैश वैल्यू, तुम्हारी फाइनल हैश वैल्यू स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं मार्कल रूट। ओके, तो ये जो मार्कल रूट होता है, यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक्स को ये यूनिकली रिप्रेजेंट करने में यूजफुल होती है। समझ आया? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मार्कल ट्री एंड दिस इज नोन एज योर मार्कल ट्री। कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे मार्कल ट्री की? सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन है तुम इनको वी कैन से, जो कि मैंने तुम्हें इधर करके दिखाया, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको तुम इजिली हैशेस में कन्वर्ट कर लोगे एंड उनके बाद इन ट्रांजेक्शंस को तुम कंबाइन करते रहोगे। तो ये जो भी हैशेस है इनको तुम कंबाइन करते रहोगे एंड यू कैन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और उसके बाद लास्ट में तुम्हें कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब लास्ट में तुम इसको रिकर्सिवली करते रहोगे जब तक तुम्हें कंप्लीट हैश वैल्यू नहीं मिल जाती, जिसको हम मार्कल रूट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मार्कल ट्री। ओके, अभी यहाँ पर इसका कंसेप्चुअल एग्जांपल वही है, वैसे ही कुछ मैंने तुम्हें चार ट्रांजेक्शन से करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी मार्कर ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन है तुम उनको क्विकली वेरीफाई कर सकते हो कि किसी ने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर दी है ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद तुम्हें मल्टीपल स्टोरेजेस की जरूरत नहीं है, तुम एक ही माइक्रो ट्री के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यू कैन we can say you can protect against tampering, you can give protection against tampering, that no one can do छेड़छाड़ again। तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ट्रांजेक्शन्स ठीक तो है कि नहीं है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक ही बार में हैश में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फास्टर सिंक्रोनाइजेशन होती है इसकी। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ मार्कल ट्री। ओके, उसके बाद मार्कल प्रूफ आता है हमारे पास, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज हैश वैल्यू है, हैश 1 है, हैश 2 है, हैश 3 है, हैश 4 है। अब मार्कल प्रूफ के अंदर से क्या कर सकते हैं, मैं मानना चाहती हूँ कि सपोज मेरी जो ट्रांजेक्शन 4 थी, क्या वो मेरे मार्कल ट्री का या फिर इस हैश का वो पार्ट था कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन 4 के आसपास की नोड्स को लेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड उसके बाद उस अकॉर्डिंग वी कैन पता कर सकते हैं कि ये है ये वाला पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पार्ट था या फिर नहीं था। तो मार्कर प्रूफ क्या होता है, मार्कर ट्री के अंदर एक कंसेप्ट होता है मार्कर प्रूफ, जहां पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन क्या हमारे ब्लॉक का पार्ट है या नहीं, विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग द फुल ब्लॉक। सो वी कैन एक्चुअली वेरीफाई इट। सपोज तुम्हें T1 को वेरीफाई करना है, दैट इज द T1 पार्ट ऑफ योर एक्चुअल ब्लॉक्स। तो उनके लिए तुम क्या करोगे, T1 का हैश देखोगे, उसके सिबलिंग हैशेस देखोगे एंड उसके बाद तुम खुद से एक मार्कर ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर मार्कर ट्री तुम्हें सेम सेम लगता है या ये वाला ट्री वी कैन से तुम एक मार्कर रूट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे और वो मार्कर रूट तुम्हें ऑब्वियसली मार्कर ट्री बना के ही दिखेगी। अगर वो रूट तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजेक्शन से मैच हो रही है, दैट मीन्स इट इज वैलिड। अब देखो तुम्हारे पास अगला कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मार्कर ट्री। तो तुम्हारे पास कितने टाइप्स के मार्कर ट्रीज होते हैं? तो सबसे पहले इट इज मतलब कितने टाइप के मार्कर ट्रीज होंगे, ये सारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारे ट्रीज के वी कैन से कितने चिल्ड्रंस हैं। तो अगर एक ट्री के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, इसको हम बाइनरी मार्कर ट्री बोलेंगे। एक ट्री के मल्टीपल चिल्ड्रंस है तो उनको मल्टी वे मार्कर ट्री बोलेंगे। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा है तो उनको स्पार्स मार्कर ट्री बोलते हैं। अगर वो एथेरियम का यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके वी कैन से हैशेस को स्टोर करवा रहे हैं, तो उनको मार्कर पैट्रिक या ट्री कहते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल ऑफ योर टाइप्स ऑफ मार्कर ट्रीज। अब मार्कर ट्रीज के एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन के अंदर, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है ये, पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए यूज होता है। और ठीक है, ये फास्टर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट के लिए में यूज़ होता है। तो ऑल दीज़ आर द वी कैन से ऑल दीज़ आर द जगह हैं जहाँ पर ऑल दीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ मार्कर ट्री इन ब्लॉकचेन। ओके, उसके बाद यहाँ ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है व्हिच इज़ ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स। ठीक है, ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, जहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या होता है कि प्रूवर बस प्रूव करवा पाए वेरीफायर को क्या वो कहना चाहता है, विदाउट एक्चुअली रिवीलिंग द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, यहाँ पर देखो होता क्या है, अभी बस ऐसा देखो, देयर देयर आर मल्टीपल नोड्स
देयर आर मल्टीपल नोड्स। अब यहाँ एक ट्रांजैक्शन होता है। ये कह रहा है मतलब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन ये हुआ। अभी फॉर एन एग्जांपल लो, एप्पल इज रेड, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है कि एप्पल रेड कलर का है, ये कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये चाहता है कि हर नोड ना अपने ब्लॉक के अंदर जाके भी उस ट्रांजैक्शन को, उस ब्लॉक को उस ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दे। पर ये इसको एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं देगा। ये इसको ना कुछ ऐसी बात कहेगा जो ट्रू होगी, जिससे ये नोट्स को खुद पता लगाना है क्या ट्रांजैक्शन है। जैसे ये बोलेगा, आई गिव यू अ फ्रूट विच इज रेड एंड स्टार्ट्स विथ ए। फ्रूट रेड एंड स्टार्ट विद ए। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, और इससे इन नोट्स को खुद पता लगाना पड़ेगा क्या ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई। ओके, आई नो दैट इट इज अ वेरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, बट अभी तुम डेफिनेशन पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा। देखो क्या होता है, जीरो नॉलेज प्रूफ एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, जहां पर हम अलाउ करते हैं कि जो एक पार्टी है वो प्रूफ करना चाहेगी अनदर पार्टी को, या प्रूफ करेगी अनदर पार्टी को कि जो भी वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सच है, विदाउट रिवीलिंग एनी अंडरलाइनिंग इंफॉर्मेशन ऑन डेटा। यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना शेयर करते हुए ये प्रूफ करेगी कि वो जो बोल रहा है वो सच है। ओके, इस एग्जांपल से तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं एक वी कैन से सिंपली फॉर्म में समझाती हूँ। दिस इज अ पर्सन, दीज आर द नोट्स, दीज आर द नोट्स। ये पर्सन है, इसने बोला कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, और इसने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कर दिया, और इसने इस ट्रांजैक्शन को नोट्स को भेज दिया। अब नोट्स बोल रही है कि ओके, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, अब तुम जरा ये प्रूफ करोगे कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन ट्रू होगा। ये इसको एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं भेज रहा, सपोज इसने हैश वैल्यूज भेजे, बट ये बोल रहा है ओके हैश वैल्यू के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो तो ठीक है, पर क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि सच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब ये इंसान इसको इन इन सबको प्रूफ करेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ है, या ये सच में हुआ है या नहीं हुआ, without actually giving without actually providing the informations or revealing the informations। इसी को हम जीरो नॉलेज प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, सो जीरो नॉलेज प्रूफ्स आर एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स दैट अलाउ वन पार्टी टू प्रूव टू अनदर पार्टी दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू विदाउट रिवीलिंग एनी अंडरलाइनिंग इंफॉर्मेशन और डेटा। तो इसी को हम जीरो नॉलेज प्रूफ बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है ब्लॉकचेन के अंदर। यहाँ पर डेटा के अंदर प्राइवेसी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है, साथ में क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो डेफिनेशन तुम्हें समझ आ गई, यही डेफिनेशन तुम्हें लिख के आनी है। कोर प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक चीज होगी, कोर प्रॉपर्टीज इसकी होती है कंप्लीटनेस, साउंडनेस एंड जीरो नॉलेज। तो कंप्लीटनेस में क्या होगा कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है, द प्रूवर फॉलोज द प्रोटोकॉल करेक्टली, द वेरीफायर शुड ऑलवेज बी कन्विंस्ड। क्या होता है कि जो जीरो नॉलेज प्रूफ है इसके अंदर तीन कोर कंसेप्ट होंगे। पहली चीज कि अगर जो वी कैन से जो प्रूवर है वो अपने पॉइंट्स को अच्छे से प्रूव कर पा रहा है, और वो सारी चीजें साबित कर पा रहा है कि बाय द ट्रांजेक्शन जो भी उसने मार्क करा वो ट्रू है, तो वेरीफायर को कन्विंस होना ही पड़ेगा वहां पर। उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट्स फॉल्स साबित हो जाती है, तो किसी भी हाल में कोई भी उनको ब्लॉकचेन के अंदर नहीं डाल सकता। ठीक है, तो और किसी भी हाल में फिर कोई भी वेरीफायर कन्विंस नहीं हो सकता। सो दीज आर टू कंपोनेंट्स। पहली चीज की अगर ट्रू है तो ट्रू मानना पड़ेगा, फॉल्स है तो तुम चेंज नहीं कर सकते। एंड साथ में एक और चीज होती है कि कोई भी तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन को ट्रुथ के अलावा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, उसको रिवील नहीं कर सकते। तो दीज थ्री आर योर कोर कंसेप्ट ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कितनी तरीके के जीरो नॉलेज प्रूफ्स होता है। पहला होता है इंटरैक्टिव जीरो नॉलेज प्रूफ, जहाँ पर एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अ प्रूवर एंड अ वेरीफायर। उसके बाद होता है नॉन इंटरैक्टिव, जहाँ पर एक बार प्रूफ सेंड हो गया और यहाँ पर वेरीफायर देखेगा कि उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है या नहीं है, बट ऑल द थिंग्स विल बी डन ओनली, मतलब एक ही बार में एक टाइम पर एक ही चीज हो रही होगी, ऐसे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस क्या-क्या है यहाँ पर ब्लॉकचेन में इनकी।
एक्चुअली ब्लॉकचेन के अंदर क्या हो रहा है, पहली चीज तो प्राइवेसी प्रिजर्व होती है क्योंकि हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उसके बाद जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज कि एक होता है ना कि तुम्हें कहीं पर अपना पिन डालना है और पैसे कट रहे हैं, तो वो वाली चीज होती है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि तुम अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, एक्चुअल डिटेल्स नहीं दे रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर मेकिंग सम ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। ये सारी एप्लीकेशंस है इस पर्टिकुलर वीकेंड से प्रूफ ऑफ ज़ीरो नॉलेज प्रूफ की, ठीक है? फॉर एग्जांपल यूज़र कैन प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स विदाउट रिवीलिंग एक्चुअल डिटेल्स सच एज़ प्रूविंग एज विदाउट शेयरिंग डेट ऑफ बर्थ, प्रूविंग सिटीजनशिप विदाउट शेयरिंग पासपोर्ट नंबर। तो दीज़ आर सम एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो नॉलेज प्रूफ जहाँ पर एक सिटीजन प्रूव करा है किसी इंसान को कि ये उसकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है या सॉरी ये उसकी पर्टिकुलर एज है विदाउट एक्चुअली शेयरिंग इट्स डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करते हुए भी सामने वाले को अपनी बात मनवाना। तो दीज़ आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है? पहले तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही, किसी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद सारे ट्रांज़ैक्शंस आपस में कॉन्फिडेंशियल है, ऑथेंटिकेशन भी हो रही है, सो ये सारी चीज़ें हैं। बट लिमिटेशंस क्या है? अब यहाँ पर भी अगेन सब कुछ प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कम्प्यूटेशनल कॉस्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है? और यहाँ पर बहुत लाइक ये सारी दिक्कतें हैं कि इट इज़ वेरी मतलब एक तो रिसर्च की ज़रूरत है कि प्रूव करना ये सारी चीज़ें, ओके। साथ में कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत लगता है, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन की बात करें तो ज़ीरो नॉलेज प्रूफ इनेबल प्राइवेसी विथ वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में वेरीफाई भी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वी कैन से पब्लिक ब्लॉकचेन्स के अंदर का बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं और सेंसिटिव डेटा को रिवील नहीं कर रहे। यहाँ पर यूज़र वी कैन से फैक्ट्स को प्रूव कर रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम चल रहा है। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें सब कुछ जो समझ आया होगा। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने 80 पेज पढ़ लिए। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एंड बाकी सारी चीज़ें, बाकी सब कुछ आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तुम्हें कोई भी डाउट है ना, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड मैं रिप्लाई तो करती हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कि हमने कितने टॉपिक्स तुम्हारे कवर कर लिए हैं एंड कुछ छूटा तो नहीं है। तो सबसे पहले देखो, हमने तुम्हारा इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ा, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, ब्लॉकचेन और ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंस देखा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वी सी दैट, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन हमने पढ़ लिया। देन यहाँ पर तीनों तरीके के कंपोनेंट्स हमने पढ़े, कंसेंसस मैकेनिज्म पढ़ा, क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशन के अंदर हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर सब पढ़ा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ा, व्हाट इज मार्केट ट्री पढ़ लिया, इसके एप्लीकेशंस भी पढ़े और जीरो नॉलेज प्रूफ भी पढ़ा। अब यहाँ देखो है क्या कि यहाँ पे मैंने तुम्हें कंसेंसस मैकेनिज्म या फिर कुछ चीजें इतना डिटेल में नहीं करवाई, क्योंकि ये सब तुम्हारा यूनिट 2 के अंदर है। देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सब तुम्हारा डिटेल में है, तो वी विल कवर इट देयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।